तो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है यार। मुझे याद ही नहीं पिछली बार क्या क्या प्रॉब्लम करे, सो आई ट्राई टू पिक द न्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो बहुत मुश्किल वाली कहानी आज देखते हैं, पता नहीं है ना, बट प्रॉब्लम जो जितने मेरे हिसाब से मैंने चूज करे, हो सकता है कि पता नहीं कोई रिपीटेड हो, तो अगर तुम्हारी मेमोरी अच्छी हो और याद आ जाए कि हमने करा हुआ है तो वी कैन स्किप दैट वन थिंग। सेकेंडली, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स उठाए आज, है ना, मतलब कंसेप्चुअली शायद इंटरेस्टिंग होंगे बट बहुत कैलकुलेटिव नहीं उठाए, मतलब मैथ्स वाले प्रॉब्लम नहीं उठाए आज, ठीक है। सो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। इज देयर एनीवन जिसको काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं पता हो, हाँ, कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कल की एक वन ऑफ द क्लास में किसी ने लिखा था काइनेमेटिक्स की क्लास में, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए टी, है ना, एंड ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर लॉन्ग टाइम कि क्या गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, कि कोई ऐसा है सर सही तो है, इसमें क्या है प्रॉब्लम, नहीं सही है। ओके, सो प्लीज पूरी कहानी नहीं लिखेंगे, अपने हिसाब से मैं प्रॉब्लम पूरा रीड कर रहा हूँ, प्लीज ये मत बोलना कि लिखवाने वाली कहानी। सो अपने हिसाब से पिकअप क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ना, ये मत करना कि सर पूरी कहानी लिखवाओ, ठीक है। तो मैं रीड कर रहा हूँ ऑब्वियसली प्रॉब्लम, बट तुम फिगर आउट करो कि कहां पर क्या क्या चीजें यू हैव टू फिगर आउट, ठीक है। ओके, क्विकली, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम जो शायद काइनेमेटिक्स में करवाया गया होगा, बट थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, लेट्स ट्राई। अच्छा, मुझे नहीं याद यार पिछली बार क्या क्या हुए थे, तो अगर कुछ भी याद आ जाए ना कि प्रॉब्लम पिछली बार हो चुका है क्योंकि वही सोर्स है, उससे उठाया है, ठीक है। क्विकली, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s with uniform acceleration. Particle is starting from rest, travels a distance s with uniform acceleration, then it travels a distance 2s with uniform speed, then it travels a distance 2s with uniform speed, then it finally travels a distance 3s with uniform retardation and comes to rest. बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मतलब कुछ नहीं गिवन है, मतलब जो डेटा गिवन है बस वही है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, काम की चीजें फिर से पिकअप कर लो। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इट मूव्स डिस्टेंस s विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, देन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 2s विद यूनिफॉर्म स्पीड, फाइनली ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 3s विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड कम्स टू रेस्ट। एक सेकंड, if the complete motion of the particle is a straight line, then find the ratio of average velocity with maximum velocity. हाँ, एवरेज, हाँ बताइए। तो पॉइंट इज कि आज ऐसे वाले प्रॉब्लम नहीं उठाए जहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा रिवीजन टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि सबको फॉर्मूले पता है काइनेमेटिक्स के, न्यूटन्स लॉ ऑफ वर्क पावर, है ना, मतलब ऐसा मैकेनिक्स में होता भी नहीं है कि बहुत ज्यादा रिवीजन टाइप ऑफ थिंग इज रिक्वायर्ड, अनलेस वो रोटेशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हो, ये सब, है ना। अदरवाइज आज तो बिल्कुल ही रिवीजन जैसा नहीं था, मतलब इसीलिए वो वाले चैप्टर्स हैं जो हमने एक राउंड पिछली बार करे हुए हैं, सारे चैप्टर्स वही हैं, मतलब सब मानते जाओ और फिर एलिमिनेट करते जाओ, बस उतनी कहानी है यार। एक बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, रोडो वाला प्रॉब्लम है ना, वो 3 पार्ट में मोशन हो रहा होता है, वो उसी, है ना, यस राइट। अच्छा, एक बार थोड़ा सा फील बता रहा हूँ यार, जब भी ना एक स्पेसिफिक, ये बहुत स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है कि वो ट्रेन चल रही है, ठीक है, पहले एक्सेलरेट करती है, फिर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, किसी को याद आ रहा है प्रॉब्लम वाला, और फिर वो कांस्टेंट रिटार्डेशन से चलती है जब तक रुक नहीं जाए, ये वो वाला प्रॉब्लम है। वेट, ये वाला भी बीच में है ना, तो वो है कहानी। तो अगर जस्ट फॉर द फील समझा रहा हूँ v वर्सेस t का ग्राफ, तो अब समझना, एक बार मैं सब डेटा के साथ एक बार वापस से रीड करके समझा रहा हूँ। अब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यहां से स्टार्ट होगी कहानी, v वर्सेस t का ग्राफ समझा रहा हूँ केवल उसके रिस्पेक्ट में। 3 पोर्शन है, A से 0 से स्टार्ट करा, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ट्रैवल्स अ डिस्टेंस s, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो गिवन नहीं है, उसको कुछ मान लेते हैं, लेट्स से इसका जो स्लोप है विच इज बेसिकली द एक्सेलरेशन, उसको मैं अल्फा ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है। तो किसी समय तक ये चलेगा, उस समय को मान ले रहे हैं t1, यहां से यहां तक के समय को मान रहे हैं t1। फिर थोड़े समय तक इट इज मूविंग विद द मैक्सिमम वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी रीच हुई है, इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर हाउ मच टाइम, अच्छा टाइम इज नॉट गिवन, अच्छा इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस, अच्छा तो इसका जो एरिया होगा वो है हमारे पास s, एरिया किसका, v वर्सेस t का, जो एरिया स्ट्रेट लाइन में है, देयर इज नो यू टर्न, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब बराबर है, तो इसका एरिया s के बराबर होगा। फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फॉर सम टाइम, उस समय को मान रहे हैं हम t2, और इसका एरिया दिया गया है 2s, ठीक है, इसका एरिया मतलब इसके v वर्सेस t का एरिया जो गिवन है उसकी बात हो रही है। फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से और कितनी देर है, 3s डिस्टेंस, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ये है, तो इसका जो स्लोप है उसका मैग्नीट्यूड हम बात कर रहे हैं कि वो बीटा है, ठीक है, कितनी देर है वो फिर से नहीं गिवन है, तो वो वेरिएबल अपन मानते हैं t3, और हमें इसका एरिया दिया गया है 3s। ये सारी कहानी है, हमें बोला गया है एवरेज वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो, बस और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, राइट।
ओके, कहां से स्टार्ट करें बता दो, किसी ने जल्दी जल्दी कराओ। मुझे लगता है एक तो वी मैक्स इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, ठीक है, कि अगर मैं अल्फा एक्सेलरेशन से t1 समय के लिए चल रहा हूं तो कहना से उस वैल्यू को मैं वी मैक्स बोल रहा हूं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अगर मैं यहां से यहां के बीच में लगाऊं। अच्छा, तो 3 पोर्शन मोशन के एक जगह से स्टार्ट करा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूं आई थिंक ये सब, क्योंकि बहुत काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, मतलब एटलीस्ट, ठीक है। अगर किसी को लगे तो प्लीज बीच में रोक देना, सो दैट वो अपन ओके यहां से चले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से t1 समय के लिए यहां पे पहुंचे। तो एक इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी तो खट से दिख रही है। बाद में देखेंगे कहां पे क्या रिप्लेस करना है। तो v इज इक्वल टू यू जीरो, a का काम कर रहा है अल्फा और t का काम कर रहा है t1, ठीक है, यहां तक। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चले अपन v मैक्स वाली वेलोसिटी से इतनी देर के लिए, फिर यहां से यहां रिटार्ड किया। तो यहां से यहां रिटार्ड करने में जो t3 है वो डायरेक्टली एक बार लिख दे रहा हूं सो दैट बीटा और इन सब में रिलेशन आ जाए। तो यहां पे मेरी वेलोसिटी v मैक्स कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा से चल रहा हूं फॉर t3 टाइम, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v का काम कर रहा है 0, u का काम करेगा मेरा v मैक्स माइनस बीटा t3, है ना। तो एटलीस्ट हमारे पास एक ये भी आ गया, v max इज इक्वल टू बीटा t3। समझ में आ रहा है ये इक्वेशन कैसे लिखी है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिखी है और एक ही जगह माइनस बीटा रखा है। यहां तक सही। हमें निकालना क्या था, एवरेज वेलोसिटी और v max। ओ ओके, तो मतलब अगर मैं हर जगह पे ऊपर एवरेज वेलोसिटी में कोई v max जैसा टर्म लिया हूं तो एक तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर नॉट वरीड अबाउट v max इन कमिंग इन द न्यूमरेटर, है ना, तो वो हमें तकलीफ नहीं है। एवरेज वेलोसिटी हमें पता है यार, जितनी डिस्टेंस हम ट्रैवल करते हैं और जितने समय में ट्रैवल करते हैं। यहां पे डिस्टेंस ट्रैवल करी s 2s एंड यहां पे करी 3s, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल करी अपन ने करी है 6s अपॉन समय कितना है दिस। अब कहीं ना कहीं यार घुमा फिरा के मुझे लगता है टाइम पास करो केवल। बता दो किसने क्या किया है। हाँ, मतलब एक एक का एरिया निकालते जाते हैं तो कुछ कुछ रिश्ता आता जाएगा। इसका जो एरिया होगा v वर्सेस t का एरिया, वो मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल सुंदर सा दिख ही रहा है, तो इसका एरिया क्या है हमारे पास, v मैक्स ये इंटू t1 बाई 2 बराबर s। तो क्या हमें t1 पता लग गया s के टर्म्स में। यार बहुत आसान प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। 6s अपॉन t1 की जगह रख रहा हूं 2s अपॉन v मैक्स t2। अरे t2 तो बहुत ही करीब है ना। सो v मैक्स इंटू t2 कहना से ये 2s के बराबर, एक बार लिखता जाता हूं, v मैक्स इंटू t2 कहना से ये 2s के बराबर है। तो t2 की वैल्यू आ गई 2s अपॉन v मैक्स, सेम आ गई। ओके, t3 इसका एरिया हमारे पास क्या है, v मैक्स इंटू t3 बाई 2 इज इक्वल टू 3s। तो t3 आ गया 6s वाला फैक्टर, 6s अपॉन v मैक्स हो गया। ये कितना, तो अच्छा s तो गायब ही हो रहा है, ये कितना आ रहा है बोल दो एक बार, 3/5। अरे तो बहुत ही बेकार प्रॉब्लम था ये तो, फिर है ना। तो ये क्यों नहीं हुआ ये, अच्छा इसमें क्या, अच्छा मुझे नहीं पता क्या हुआ इसमें। अच्छा तो बहुत ही, एक मिनट, अच्छा ओके, तो हमें रेशियो निकालना है जस्ट आस्किंग। अच्छा मुझे नहीं पता यार, मैं तो बस इसलिए उठाया था क्योंकि वो पुराना जाना पहचाना जैसा प्रॉब्लम दिख रहा था। बट ऑब्वियसली कुछ थोड़ा चेंज तो है ही यार, मतलब बट ये ग्राफ बहुत स्टैंडर्ड सा ग्राफ है यार। स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं, फिर ये वाला पक्का आ गया। आए थोड़ा सा बेटर तो पता नहीं, ठीक है सही है बोलूं। अच्छा अब यार जो जितना मुझे डायग्राम दिख रहा है वो डायग्राम बनाते जाएंगे साथ में, सो दैट उतना टाइम हमारे पास सेव हो जाए, चलेगा। किसी को अच्छा कुछ पूछना है तो बता दो। ये इस फालतू चीज का क्या यूज था, फिर नहीं था ना। हाँ तो भाई मैंने भी लगाया तो उससे ये आएगा, लेकिन उससे फायदा कुछ हो नहीं रहा है वैसे, क्योंकि हमने ग्राफ के टर्म्स में कराया। तुमने इक्वेशन लिखी होगी तो फिर तुम्हें वही मैं बोलूँ, तो फिर तुमने यहाँ से यहाँ के बीच में तुमने इक्वेशन लिखी होगी, तब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसा लिखा होगा, तो उसमें u की वैल्यू v मैक्स होगी। वो मुझे लगता है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एरिया आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट आई गेस, क्योंकि वो इक्वेशन लिखोगे ना तो फिर वो एलिमिनेशन में ज्यादा तकलीफ होगी, है ना वही है। बोलूं पढ़े आगे। ओके, प्रॉब्लम बोला गया है, दो कार दी गई हैं P and Q मूविंग विद द इक्वल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ऑन टू रोड्स विच आर इंटरसेक्टिंग। कुछ ऐसा एक डायग्राम है, ठीक है, ऐसी कुछ दो लाइंस हैं, ठीक है। ये पॉइंट दिया है P, यहाँ पे एक गाड़ी है v स्पीड से मूव हो रही है, एक दूसरी गाड़ी है Q, ये भी हमारी v स्पीड से मूव हो रही है। दे आर बहुत छोटी सी कहानी, ये 60 डिग्री है,
ठीक है। टू कार्स पी एंड क्यू मूविंग विद द इक्वल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, वी की मीटर पर सेकेंड नहीं किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर से बोथ कार्स आर मूविंग इंटरसेक्टिंग on two roads which are intersecting at an angle 60 degree at point O as shown in figure, ठीक है। इनिशियली जब ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो PO की वैल्यू दी गई है 80 किलोमीटर, जो हमारे पास QO की वैल्यू दी गई है वो गिवन है 50 किलोमीटर। फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम, दैट्स इट। फाइंड मिनिमम सेपरेशन, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब बहुत मल्टीपल तरीके बताए जाते हैं। मतलब एक तरीका होता है वैसा वाला गंदा वाला कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिस्टेंस निकालो, उसको डिफरेंशिएट करो, उसको मिनिमाइज करो। एक तरीका तो वही कर रहे हो। वो भाई साहब उसमें तो जान ही निकल जाएगी। और एक और तरीका क्या होता था, हाँ वही यार, हाँ वही मतलब रिलेटिव, वही जो भी मतलब हाँ करो तो मतलब पॉइंट है। अभी तो आंसर है, एक ही इंसान का आंसर है यार अभी तो, है ना। तो पहले तो आंसर भाई क्या सा कोई फायदा नहीं होगा, क्यों सोल्यूशन क्यों देखना है, हो गया ना। या तो उसका ये देख कि गलती क्या है। अच्छा जब भी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, प्लीज दो काम करना, बहुत लोग हैं, ठीक है। अगर आंसर आ जाए तो अगर सच में जेन्युइनली बड़गल वाले की हेल्प करनी है तो प्लीज आंसर चेक करो उसका, ठीक है। या फिर अगर उसका आंसर गलत है, ट्राई टू फाइंड द मिस्टेक इन इट। ये दोनों चीजें हेल्पफुल होती हैं दोनों लोगों को। सोल्यूशन दिखा के मैं बताऊंगा ये फायदा होगा यार इसका। रिलेटिव वेलोसिटी से सेपरेशन नहीं है ना, क्योंकि रिलेटिव जैसी तूने बोला तब तूने एक को रोक दिया। जैसे तूने वर्ड रिलेटिव यूज किया मतलब तूने ऑब्जर्वर को रोक दिया है। अभी दोनों चल रहे हैं, रिलेटिव का मतलब ही यही है कि हम एक को रोकने वाली कहानी है ना, तो वो है। तो अच्छा मैं एक बार बता रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज नहीं आएगा भाई, तू बहुत मैथ्स कर देगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। बोल दे एक बार आंसर क्या रहा है। ओके एक मिनट। सो कंसेप्चुअली प्रॉब्लम जो है कोई भी मिनिमम सेपरेशन के मेजॉरिटी मल्टीपल तरीके से करे जाते हैं। आई फाइंड इट इजीएस्ट। एक है तरीका कि यार तुम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक को एक्स एक्सिस मानो, वाई एक्सिस मानो। विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि जैसे अगर मैं यार बहुत गंदा मतलब इसने करा है, एक को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान के इनके कोऑर्डिनेट लिखो। विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों के किसी जनरल टाइम पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखो। दो पॉइंट मिलेंगे तुम्हें, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वही अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम फंक्शन आएगा। उसको डिफरेंशिएट करो, मिनिमाइज द कहानी। बेटर तरीका क्या है, दोनों पॉइंट्स मिल गए फिर हमें उसका अगर हमने वेक्टर रिवर्सल चल रही है तो हमें ऊपर वाले पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में मोशन पता है। हाँ वही करना, वही समझा रहा हूँ। हाँ तो वही मुझे भी लग रहा है कि वही बेस्ट तरीका है कि अगर मेरे पास दो पार्टिकल हैं, दोनों चल रहे हैं। रिलेटिव का सबसे अच्छी चीज क्या है कि मेरे पास दो मोशन को साथ में सोचना इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट कि यार ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो फिर हम वो प्योर मैथ्स वाला तरीका। या बेटर अगर मैं एक को रोक दूं, जैसे मैं एक को रोकूंगा तो हमारे लिए दूसरे का मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन वाली कहानी में जा रहा है। पहली क्लास में बाहर निकलना है, फिर क्या तकलीफ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जीरो मतलब जीरो, ठीक है ना। यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। वहां पे लिबर्टी तू ले लेता है, यहाँ पे तो मतलब बिल्कुल ही अलविदा कह दूंगा मैं, ठीक है ना। ओके सिंपल कहानी है, किसको रोकना है, नो मैटर व्हाट, जिसको रोको। आई फाइंड इट कि यार जो मुझे कंपोनेंट के टर्म्स में इजी दिखता है, ठीक है। अच्छा वेक्टर रिवर्सल का तरीका क्या है कि एक जिसको रोक रहे हो तुम प्रैक्टिकली, है ना, उसकी वेलोसिटी को हमारा उल्टा करके दूसरे के साथ चिपका दो, ठीक है। सपोज समझना ध्यान से, अगर मैं इसको रोकूं क्योंकि ये मतलब ये एक्स एक्सिस जैसा दिख रहा है, इसको उल्टा करना है सीधे माइनस एक्स एक्सिस। तो अगर मैं इसको उल्टा करूं, पी को रोकना चाह रहा हूं, जैसे मैं पी को रोकूंगा, अगर इफ यू वांट मेक सेपरेट डायग्राम, यार ये कंसेप्ट आई होप पता नहीं, अब यार पता तो हो गई है, वो याद नहीं होगा तुम्हें, मैं एक बार थोड़ा सा समझाने के रिस्पेक्ट में मैं पी को रोक रहा हूं। तो ये जो डायग्राम है ये एक्चुअल डायग्राम है। अगर मैं पी को रोकूं तो ये मेरे पास दो लाइन है लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं इसको रोकना चाहता हूं तो P नया डायग्राम मेरे लिए क्या है कि P आया मेरे लिए रेस्ट पे, तो जो Q है उसको एज इट इज वेलोसिटी बनाओ। तो Q हमारा यहां था, इसके पास जो भी वेलोसिटी थी वो मैंने एज इट इज बनाई। P को रोका है तो P की जो भी वेलोसिटी है उसको 180 डिग्री घुमाओ और Q के साथ चिपका दो। तो P की वेलोसिटी को 180 डिग्री घुमाया और इसके साथ चिपका दिया। ये समझ में आ रहा है क्या किया, पक्का। अब ये हमारे पास है 60, ये तो अच्छा ये पैरेलल लाइन है, ये 60, तो ये 60, तो कहना है 120। 120 की सबसे अच्छी बात ये है
कि उन दोनों का अगर दोनों वेक्टर सेम है, अगर एंगल 120 है तो उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी v ही आती है और एग्जैक्टली बीच में आती है। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा कहना है वो एग्जैक्टली मेरा v के बराबर आएगा। तो इसको गायब करूं, मैं इसको गायब करूं क्योंकि ये पूरा एंगल 120 था और वो आएगा ये भी 60 एग्जैक्टली बीच में। ये क्रॉस क्या लगा रहा हूं कि मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया ये, ठीक है। ये v से जा रहा है अब, अच्छा तो मिनिमम डिस्टेंस अब फील क्या है समझना। p पॉइंट रुका हुआ है, उसको q ऐसा लग रहा है v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, यही लग रहा है। तो वो सबसे पास कब होगा, जब वो बिल्कुल उसके सर के ऊपर होगा। वही प्लेन वाली कहानी, जब सर के ऊपर होगा। मतलब यहां से परपेंडिकुलर डालो और ये मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस होगी। हमसे पूछा गया है व्हाट इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाले यार, कोई बता दो जिसने। ये 60, ये 60, ये भी 60, तो ये भी 60। अब क्या करें, ये डिस्टेंस नहीं पता है, ये पता लग गई है। अच्छा ये पता थी कुछ, ये 50, ये सब 60 60 60, तो ये से 50, तो ये 30। अरे बहुत बढ़िया, टाइम पास नहीं प्रॉब्लम है। ये 30 है ना। ओ अच्छा, तो ये तो बहुत ही बेकार प्रॉब्लम। ये बेकार नहीं, मतलब अच्छा ही प्रॉब्लम है ना, तो देखा जाए तो ये 90 डिग्री दिख रहा है ना। तो ये इसका ये 30, तो 30 का cos 30, हाँ मतलब एक ही बात है। 30 हाइपोटेन्यूस है, ये एंगल इसका cos 30 है ना, ये वाला 30। ओह मतलब मुझे लग रहा है कि जो प्रॉब्लम है जो है सब में कैलकुलेशन बहुत कम है, बहुत छोटी छोटी सी कहानी है। एक बार अच्छा पूछो, अच्छा किसी को डाउट हो रहा हो तो प्लीज कीप ऑन आस्किंग। तो समझ में आ रहा है, वेक्टर रिवर्सल का कुछ नहीं, फैंसी नेम छोड़ के एक को रोकने पे हमेशा वो स्ट्रेट लाइन मोशन दिखेगा, उससे परपेंडिकुलर डालो, फिर तो यार ये तो बेसिक मैथ्स है यार। बढ़े आगे पक्का। अरे लिखने का काम उतना नहीं करना है। बड़े अबे दोबारा का कोई काम नहीं है, एक बार समझ नहीं है क्या दोबारा नोट कर रहा है ना। ओके एक बार प्रॉब्लम रीड कर रहा हूं। ये एक्स एक्सिस दिया है कुछ, ये वाई एक्सिस दिया है कुछ। ओके, टू पार्टिकल्स A and B are projected in the vertical plane with velocity। ओके, हमें एक कोई पार्टिकल A दिया है, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0,10, ठीक है। ये पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट करा है 50 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ठीक है। ये दिया है A पार्टिकल की बारी कहानी। एंड विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एज शोन इन फिगर। ओके, एक और पार्टिकल है, वो कहीं यहां दिया गया है और उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 20, -10 और इसको प्रोजेक्ट करा है 60 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल वर्टिकल से 60 डिग्री दिया गया है। अच्छा पूरी कहानी एक बार मैं बस समझा दे रहा हूँ। जी की वैल्यू 10 है, वो सब कहानी है। ओके बस इतने से ही है, सुनना ध्यान से एक बार रीड, एक बार प्रॉब्लम सुन लो, बस कुछ लिखने का है भी नहीं। टू पार्टिकल्स A and B आर प्रोजेक्टेड इन अ वर्टिकल प्लेन विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। पार्टिकल B प्रोजेक्टेड विद 60 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। और डायग्राम में ये नंबर दिए गए हैं। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल A and B ड्यूरिंग द मोशन। जी की वैल्यू 10 लेनी है। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। अब ये कंसेप्ट आ गया, प्लीज ट्राई अप्लाई। अब वो जो कंसेप्ट हमने वहां पे स्ट्रेट लाइन में यूज किया, अब ये प्रोजेक्टाइल में सोचो कि क्या है। सेम चीज पूछी गई है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पार्टिकल। अब तो कंसेप्ट सीख लिया यार, अब तो बनता है। हाँ कट हो गया ना। हाँ ये मुझे लग रहा था, ये नंबर ऐसे क्यों दिए। ओके अच्छा बोला मत करो, ठीक है ना। ओ ये तो और इंटरेस्टिंग सा है। अब तो आ गया ना। अच्छा ये तो बहुत ही मतलब ये कट हो गया भाई, मुझे लगा लिखते टाइम यार ये नंबर। ओके यार ये बहुत आसान सा क्या है,
इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ऑब्जर्वेशन कि कट हो गई है एक अजीब सी चीज, समझना ध्यान से। अच्छा है ना, वो कट हो गई वो बेसिकली इसके जो दो को। अच्छा, जब भी हमारे पास अजीब से एंगल पे होना कहानी, पीछे वाले केस में क्या किया था, डायरेक्टली वेक्टर रिवर्सल करा था। जब अजीब से एंगल पे होना तो हमेशा प्लीज एक्स वाई कॉम्पोनेंट में करने के बाद रिवर्सल किया करो। जैसे कि यहां पर इस 50 के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा cos 37 वाला, तो वो बाई 5 आएगा तो ये आएगा 40, राइट। ठीक है, ये 40 तो बाई डिफॉल्ट दूसरा वाला 30, तो इसको काट ही दो, मतलब अगर ऐसा है। ठीक है, सेम कहानी यहां पे रिपीट करो, इसका cos 60 आएगा, जो वो आएगा 30 और ये आएगा 30√3। ठीक है, इसको काट दो, यहां तक कहानी सही। आइडियली मैं वेक्टर रिवर्सल करना चाह रहा था, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर दो चीजें हवा में है ना तो उनका जो एक्सेलरेशन है उसका रिलेटिव हमेशा ही जीरो है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन, इसका भी -g इसका भी -g, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 100% जीरो होगा। तो अगर दो पार्टिकल हवा में हैं तो दो प्रोजेक्टाइल हो रहे हैं, बट एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन नो मैटर व्हाट इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज मतलब ऑलवेज, इसका अजीब सा मोशन है, इसका अजीब सा मोशन है, बट एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का हमेशा स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ए रिलेटिव जीरो हो रहा है। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज, भाई हम वेक्टर रिवर्सल करते तो क्या करते, हम किसी एक को रोकते, किसी एक को जैसे मैं रोकूंगा, समझना, इसकी वेलोसिटी को एग्जैक्टली उल्टा करूंगा और इसके साथ चिपकाऊंगा। रियलिटी में जैसे ही मैंने इसकी वेलोसिटी को एग्जैक्टली उल्टा करा और चिपकाने की कोशिश करी, देखो क्या हो रहा है, इसको 30 को उल्टा करा, इसके साथ चिपकाया तो 30 आया यहां। ठीक है, इसको उल्टा करा और इधर चिपकाया तो इधर पे आया 40। एक और भाई गायब, ये 30 इससे गायब हुआ। अब इसको अगर मैंने रोका है, मतलब इसको लग रहा है भाई मैं सीधे जा रहा हूं, क्योंकि उसका वाई कंपोनेंट गायब हो गया। ये तो और आसान, ये अगर सीधा जा रहा है तो उसको नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज ऐसे ही जाएगा। ये बेचारा रुका हुआ है, जब ये सामने होगा कोई परपेंडिकुलर की भी जरूरत नहीं। ये वाई डिस्टेंस दी गई है, ये 10, तो हमारी मिनिमम डिस्टेंस हो गई ये वाली। केवल ऑब्जर्वेशन है ये तो, है ना। अच्छा प्लीज ना, अच्छा वही ऑब्जर्वेशन है, प्लीज ना जिसका भी आंसर आ जाए एकदम जल्दी आ जाए, प्लीज बोलो मत, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाती है। सही है, पक्का? ओके, थोड़ा सा वेक्टर का प्रॉब्लम ये वाला। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इसमें डायग्राम नहीं है तो तुम अपने हिसाब से बना सकते हो या लिख लो। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर in mutually perpendicular direction with same speed 30 meter per second. Two particles are projected horizontally and simultaneously from top of a tower in mutually perpendicular direction. After how much time their velocity vector will be at an angle 60 degree with each other? 30 meter per second. After what time their velocity vector will be at a 60 degree with each other from a top of a tower। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, अच्छा एक बार मैं ध्रुव मैं एक बार रीड कर रहा हूँ। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस विद सेम स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर हाउ मच टाइम देयर वेलोसिटी वेक्टर विल बी एट एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर, है ना। ओके, जेई में एक बार प्रॉब्लम पूछा गया ये वाला, है ना, शायद कराया गया होगा कि एक पार्टिकल को फेंकते हैं, उसकी वेलोसिटी कब 90 डिग्री होगी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल, है ना, वो सिमिलर टाइप से। हाँ, तो अब सोचो वही कंसेप्चुअली वही कहानी है। ट्राई मतलब उसके भी 50 तरीके होते हैं मतलब करने के। तुम सोचो कि तुम्हें जो याद है ट्राई डूइंग है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक रफ ऑब्जर्वेशन के लिए डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, कि कैसा दिख रहा होगा, उससे वो कहानी क्लियर होगी। नहीं, दोनों परपेंडिकुलर, एक को हॉरिजॉन्टली फेंका है और एक को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंका। अच्छा, ऊपर नीचे लिखा नहीं है तो आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा शायद, ऐसा लिखा नहीं पड़ेगा। एक को म्यूचुअली परपेंडिकुलर फेंका। अरे मैं तो अपना करना, ओए भाई एक मिनट, नो एक मिनट, सॉरी, विच क्वेश्चन इज 6? बी क्या है ऑप्शन? नो,
अच्छा ये डाउट हो सकता है, बट उससे फर्क पड़ेगा क्या पता नहीं। एक बार मैं, अच्छा फर्क पड़ेगा तो एक बार तुम टू पार्टिकल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टॉप एंड म्यूचुअली प्रोपोर्शनल सेम स्पीड। अच्छा म्यूचुअली, एक को तो हॉरिजॉन्टल फेंका है, दूसरे को कैसे फेंका है? अबे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना आपस में। अच्छा अच्छा नहीं हॉरिजॉन्टली, हाँ ओके यार एक ही तरीका है फिर तो, और ऑप्शन ही नहीं बचा, फिर तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मैं यहाँ पे हूँ टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो एक को मैं ऐसे फेंकूंगा, एक को ऐसे फेंकूंगा, और ऑप्शन क्या बचा फिर? नहीं नहीं मतलब जो ये डाउट हो रहा था, हाँ नहीं मतलब डाउट क्यों हो रहा है फिर? है मेंशन तो है प्रॉब्लम में, सही है ना? मतलब जो तू बोल रहा था वो शायद कुछ और सोच रहा था, है ना? अच्छा एक मिनट, सवाल क्लियर है ना? फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली बट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब एक पार्टिकल को मैं अगर ऐसे फेंक रहा हूं तो दूसरे को मैं ऐसे फेंक रहा हूं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। या तुम पीछे फेंको, मुझे लगता है इससे आंसर में तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो सिमेट्रिकल मोशन है ना दोनों वाला। गलत। जब प्लीज अगेन रिपीटिंग, प्लीज जल्दी वाला काम मत करना थोड़ा सा, है ना? कंसेप्चुअली ये सोचने की कोशिश करो कि वो एंगल का यूटिलाइजेशन हम कैसे करें, है ना? हाउ टू यूटिलाइज दैट स्पेसिफिक एंगल वाली कहानी। अच्छा सबको वो प्रॉब्लम याद है क्या? वैसे मैं पूछ रहा हूँ एक कहानी जो जेई में एक प्रॉब्लम पूछा गया था, वो याद है कैसे करते हैं? वो सेम कहानी रिपीट करना सबको। डॉट प्रोडक्ट आगे तो बोलते कर तो हाँ वही करना है, मतलब आगे तो करो, उसको अप्लाई तो करो। एक ही तरीका है, एक ही तरीका, मतलब आई थिंक इजीएस्ट तरीका सोचने का। जब भी 90 डिग्री दो वेक्टर दिखे या फिर एंगल दिखे तो फिर कहाँ लिखा है तूने आंसर? अच्छा आफ्टर मोशन क्या लिखा? हाँ नो गलत 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 नहीं। अच्छा ये मुझे भी नहीं हो रहा है तो बट लेकिन क्यों जानने की जरूरत है? कई बार वही मैं बोल रहा हूँ, दो मोशन साथ में इमेजिन करना प्रैक्टिकली मुश्किल है। मतलब एक को अगर मैं ऐसे फेंक रहा हूँ और एक को ऐसे फेंक रहा हूँ, अजीब से डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अलग अलग एंगल बना रहे होंगे। इनिशियल 90 है, फिर वो नीचे जा रहे हैं, है ना? तो वो है तो अजीब सा, इमेजिन तो बहुत मुश्किल है ना? तो बेटर इज हाउ टू यूटिलाइज दैट 60 डिग्री। हाउ उसको यूटिलाइज करो, इमेजिन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो दोनों वेक्टर बनेंगे ही नहीं कॉपी पे। है किसी को और? यस बिल्कुल 100%। हाँ बस सही, आगे बिल्कुल। अब सोच, इसे क्यूट क्यूट प्रॉब्लम नहीं है कंपैरेटिवली, है ना? तो मतलब केवल क्योंकि बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, मतलब हाउ कंसेप्ट बहुत ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं पता होगा। नो वेरी गुड कूल। मतलब बहुत हैवी मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हैवी यूज हो रहा है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम से वैसा है, बट कंसेप्चुअली तो समझ में आना चाहिए। ओके एक मिनट सुनना ध्यान से। अच्छा फील समझो एक बार ध्यान से कि यार अगर मैंने दो पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है, एक को ऐसे फेंका है, ठीक है, तो उसका मोशन कैसा है? ऐसा। एक को ऐसे फेंका है, ठीक है, तो उसका मोशन कैसा है? ऐसा। रियलिटी में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हेन द एंगल विल बी 60 डिग्री, या डायग्राम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जब ये ऐसे जा रहा है और जब ये ऐसे जा रहा है तो अलग अलग टाइम पर वो एंगल बहुत ही अजीब सा है, बट ऐसा लग रहा है, हो सकता है। और नहीं हो रहा होगा ना तो मैथमेटिकली अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो सकता है टी के इमेजिनरी रूट्स आ जाए तो पता लग जाएगा कि कभी नहीं हो रहा है ना? कि अगर मैं बोल दूं 120 कब होगा तो शायद सॉल्व करोगे तो टी की कोई रियल वैल्यू आएगी नहीं, है ना? तो आइडिया क्या है? तो इसको ना वही वाला सवाल है कि यार कैसे इमेजिन करें, तो कॉपी पे बनेगा नहीं क्योंकि वो 3D डायग्राम है। तो कोई भी एक एक्सिस को जैसे मानते हैं वैसे मान लो स्टैंडर्ड अपना, क्या एक वेलोसिटी ऐसे मान लो, जैसे जो भी अपने स्टैंडर्ड, एक काम करते हैं, इसको आई कैप मान रहा हूं, इसको जे कैप मान ले रहा हूं, इसको के कैप मान ले रहा हूं, ठीक है चलेगा? तो हमारे पास माइनस के कैप, मतलब ये वाला आई क्रॉस जे ना माइनस के, ओके नहीं तो फिर वो इधर मानना पड़ेगा। एक ही बात है, मुझे लगता है उससे फर्क पड़ेगा नहीं शायद, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक पार्टिकल को अगर मैं ऐसे फेंक रहा हूं, ठीक है, कितनी स्पीड कितनी थी? 30। तो मुझे बताओ जब वो ऐसे जा रहा होगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जीवन में चेंज नहीं होगी, वर्टिकल नीचे बढ़ती जाएगी। तो किसी जनरल टाइम पर उसकी वेलोसिटी लिख रहा हूं पहले वाले पार्टिकल की, उसको लिख रहा हूं मैं v1 वेक्टर, ठीक है? तो कहना है ये हॉरिजॉन्टल सेम है, तो वो हमारी कितनी है? 30 आई कैप। इसकी y डायरेक्शन में, सॉरी z डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर मेरी 0 है इनिशियल, तो कहना है अगर ये 0 है तो g के चक्कर में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये वाली 0 है, a का काम कर रहा है माइनस जी इंटू टी, तो क्या हम ये बोल सकते हैं इसकी वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, जे के क्या जो भी है यार,
नीचे वाले को पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव जे ले लो, ओके पॉजिटिव जे ले लो, ओके उससे फर्क नहीं मुझे लगता पड़ेगा शायद। ये आया, इसको मैं अगर पॉजिटिव जे ले रहा हूं तो कहना है आफ्टर टी टाइम इसकी वेलोसिटी नीचे वाला जो ये कंपोनेंट है वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ए वाई का काम कर रहा है प्लस जी नीचे ले लो, ठीक है। तो ये आएगी, दूसरी वेलोसिटी को मैंने फेंका ऐसे, ठीक है v2, कहना है इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये जीवन में कभी चेंज होगा नहीं, इसको मैंने k माना है, ठीक है। तो कहना है ये वाला तो ऐसे ही लिख दो 30 k कैप प्लस, कहना है ये वाला तो सेम कहानी है, फिर से रिपीट हो रही है। अगर मैंने इसको नीचे पॉजिटिव माना है तो आफ्टर टाइम t इसका जो y कंपोनेंट होगा कहना है फिर से वो gt ही होगा। ये समझो बस केवल ध्यान से, ये समझ में आ रहा है क्या किया। किसी जनरल टाइम पे दो वेलोसिटी दी गई है, हमें उनके बीच का एंगल दिया गया है 60 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट v1 डॉट v2 बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इंटू कॉस 60। ये करना था यार, v1 डॉट v2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बच रहा है, केवल ये वाला, बाकी तो कुछ बच नहीं रहा है। तो विच इज जी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। अच्छा यहाँ पे गंदगी है शायद, सॉल्व करने पे पता नहीं, हो सकता है इजी आता हो। अच्छा एक मिनट, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड दिस इज सेम बेसिकली, तो क्या हम ये बोल सकते हैं डायरेक्टली स्क्वायर कर दूं, मतलब अंडर रूट का स्क्वायर है ना, तो वो आएगा अंडर रूट 900 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर है ना, एक स्टेप खा रहा हूं तो कहना है वो आएगा 900 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, अच्छा cos 60 का एक हाफ। ओ ये तो और मतलब मल्टीप्लाई करो फिर, तो ये इधर आया 2 हुआ, इधर आया माइनस हुआ, सो जी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर आ गया 900, जी स्क्वायर से ये पूरा गायब, टी की वैल्यू आई 3। अच्छा तूने कुछ गड़बड़ किया था है ना, वही किया था मेंटली, अच्छा ओके समझ में आ रही कहानी। हाँ तो हमने क्या बोला, ये फिर से बोलो एक बार। यस तो वही किया मैंने, इसीलिए आई कैप जे कैप लिखा है, सॉरी ये किस जगह पे डाउट है। जैसे प्रोजेक्टाइल है, जब हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा रहे हैं तो हम लगा एक डायरेक्शन में रहे हैं, बट इवेंचुअली उसको कंबाइन कर रहे हैं ना आई कैप जे कैप में। हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हम एक्स को अलग कर रहे हैं, वाई को अलग कर रहे हैं, बट इवेंचुअली तो वी आर कंबाइनिंग, क्योंकि उनका आपस में लेना देना नहीं है, बट एंगल अजीब से है इसलिए। सही है पक्का, बढ़े आगे, ओके। राइट डाउन द प्रॉब्लम। इसमें कुछ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल एक्सेलरेशन a नॉट। A particle starts from rest, move in a straight line with constant acceleration a naught. The acceleration reduces exponentially and becomes a half of its initial value in t naught second. हाँ, okay, okay. Particle starts from rest, ठीक है? Starts moving with initial acceleration a naught. Straight line में move हो रहा है. The acceleration reduces exponentially and becomes a half of its initial value in t naught second. ये वाली लाइन एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। The acceleration reduces exponentially and becomes a half of its initial value in t naught second. तो एक्सेलरेशन हमारा आधा हो रहा है हर t naught सेकेंड में, बट वो एक्सपोनेंशियली आधा हो रहा है, ये गिवन है प्रॉब्लम में, ठीक है। The terminal velocity of the particle, the terminal velocity of particle, तो पहले दिमाग लगाना है, टर्मिनल वेलोसिटी तो वर्ड तो पता ही होगा, तो 50 जगह आ गया है ना। अब ये सोचो कि क्यों गेन करेगा और उसको हम एक्सेलरेशन को कैसे यूटिलाइज करें। फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी। एक मिनट, सवाल सबको समझ में आ रहा है। एक पार्टिकल ने स्टार्ट करा जीरो एक्सेलरेशन से, जीरो वेलोसिटी से, टी नॉट एक्सेलरेशन से चल रहा है वो, बट उसका एक्सेलरेशन हर टी नॉट टाइम में आधा हो रहा है। बट कैसे आधा हो रहा है, बहुत सारे तरीके हो सकते थे, तो प्रॉब्लम में मेंशन है एक्सपोनेंशियली आधा हो रहा है ना। एक्सपोनेंशियल ग्राफ पता ही है कैसे क्या होते हैं, ठीक है, बट आधा होता जा रहा है इवेंचुअली। यू विल हैव टू टेल कि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। सो थिंक इन टर्म्स ऑफ कि टर्मिनल वेलोसिटी, कंसेप्चुअली तो चलो पता ही होगा, टर्मिनल वेलोसिटी पता ही है ना सबको, वर्ड है ना, ओके। Last statement, a particle is starting from rest, moves with the initial acceleration a naught, moving in a straight line. Its acceleration is getting half
in every t naught second exponentially. Find नहीं आपने ऐसे बोला कि becomes half of its initial value in t naught second. मतलब finally t naught. फिर In every t naught second में it is getting half. In every t naught second it is, but वो exponentially half है, ये भी important है ना? Find terminal velocity. ओहो भाई साहब, यहाँ पे नहीं हो रहा है क्या काम? नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? विस्कोसिटी चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पे एक फॉर्मूला याद कराया जाता है, फॉर्मूला याद, टर्मिनल वेलोसिटी वर्ड नहीं याद आ रहा और भी अच्छा मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी कूल यार, वहां पे याद है एक वैसे टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा, एक पार्टिकल को हम ड्रॉप करते हैं पानी में और उस पर एक विस्कस फोर्स लगा होता है, तो mg बॉइंट फोर्स एंड विस्कस फोर्स जब बैलेंस आउट करते हैं तो उस टाइम पर जो, अच्छा सो टर्मिनल वेलोसिटी हाउ इट इज डिफाइंड, इट इज द वेलोसिटी गेन बाय द पार्टिकल, डेफिनेशन के हिसाब से उसी से याद हो जाएगा, वेलोसिटी गेन बाय द पार्टिकल, इट इज दैट कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच पार्टिकल गेन्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, तो जब पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर अ सर्टेन टाइम कांस्टेंट हो जाती है, दैट वर्ड इज डिफाइंड एज, दैट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टर्मिनल वेलोसिटी। इट इज गलत। अच्छा एल क्या है ये? नहीं ऊपर वाला क्या है वो? ई नो, अरे डायमेंशनली वही पूछना चाह रहा हूँ, 1 अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो वो कांस्टेंट आ गया ना, डायमेंशन तो सही करो उसकी। अरे तू ध्रुव अपना करना। एक छोटी सी हिंट देना चाह रहा हूँ वैसे, अच्छा नहीं बहुत छोटी सी हिंट है, रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, बस वही हिंट है। डायमेंशनली इनकरेक्ट आ रहा है क्योंकि कहीं तूने इंटीग्रेशन मैथ्स में लोचा करा होगा यार। क्या हो गया भाई साहब? हाँ तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। अच्छा एक मिनट, ये क्या लिखा है? ये नहीं होता है ना, ln2 अपॉन t हाफ जैसा होता है ना, यहाँ पे लोचा है। नहीं वो मैं समझ गया, ये जो चीज़ लिखी है यहाँ पे अपॉन t नॉट भी तो आता है, जो n इज इक्वल टू, रेडियो एक्टिविटी में n इज इक्वल टू n नॉट है ना, तो वहाँ पे एक अपॉन t नॉट आएगा, तो वो मैथमेटिकली सही हो जाएगा, वो आ गया फिर सही है वो। अच्छा रेडियो एक्टिविटी क्या बता रहा था कुछ? हाँ बस सही है वो लॉजिकली सही। ओके नहीं याद आ रहा है छोटा सा कहानी, हाफ लाइफ वाली कहानी भाई, हर टी हाफ टाइम में उसका जो एक्टिविटी जो सॉरी एन नॉट होता था, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ पावर माइनस के टी है जो भी बताया जाता है सिंबल है ना, याद आ रही है कहानी? तो टी हाफ टाइम क्या होता था? हाफ लाइफ, जहां पे ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में आधे होते चले जाए, वही तो होता था हाफ लाइफ। उसको यूटिलाइज करो, स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई जाती है वो। अच्छा एक तो पहले डायमेंशनली समझो, तुम नीचे एक टाइम में ln2 माइनस कर रहे हो, टाइम हमारा ln2 तो एक नंबर है ना, जो भी उसकी वैल्यू है पॉइंट व्हाटएवर है ना, तो तुम बोल रहे हो समथिंग सेकंड माइनस दिस, तो कहीं एक समझे अगर तुमने कहीं पे कोई लिमिट डाली होगी या कुछ करा होगा तो वहां पर एक जगह गड़बड़ हो गई होगी। अच्छा देख वो गड़बड़ दिख गई, देख यहाँ पे ये टी नॉट जो है ये इसके बराबर कर रहे हो तुम है ना, एक्सेलरेशन को तुम टाइम के बराबर कर रहे हो, ऊपर जहां से स्टार्ट करा एक्सेलरेशन आधा हो रहा है टी नॉट टाइम में, तो हम ये थोड़ा लिख देंगे टी नॉट इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2। हाँ हर टी नॉट टाइम में ए नॉट बाई 2 हो रहा है, तो ये तो मैथमेटिकली लिखना गलत नहीं हो गया? हर टी नॉट है ना आधा हो रहा है, ये थोड़ा बोला कि टी नॉट इज इक्वल टू, समझ रहे ना? ये तो अजीब सी चीज लिख दी तूने यार। आया मतलब यार ये नीचे आना चाहिए, अब क्या चक्कर है तेरा, ये ऊपर आ रहा है, तेरा आंसर जो आ रहा है वो उसमें ln2 ऊपर आ रहा है ना, यही आंसर है, बट ये नीचे आना चाहिए, कुछ उसमें देख कुछ गड़बड़ की है क्या? सेम चीज बट इट हैज टू बी नीचे, या नीचे ln2 आना चाहिए। ओके एक मिनट, अच्छा एक थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी वाली कहानी कुछ है नहीं यार, मैं बस ये बता रहा हूँ सबको, ओए अगर पता है उससे, नहीं तो मैं दूसरे तरीके से बता दूंगा। हमें ये बताया जाता था उसमें कि हर हाफ लाइफ डिफाइन ऐसे करी जाती थी कि अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन नॉट है, तो इन एवरी टी हाफ टाइम ये हमारा
आधा होता चला जाता है। ये वाली कहानी पता है ना? तो इसकी इक्वेशन कैसे बताई जाती थी वहां पे? n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस पावर समथिंग, कुछ ऐसा होता था, ठीक है। और जो यहाँ पर k होता था, है ना, जिसको डिके कांस्टेंट या जो भी तुम पता नहीं, ठीक है, तो वो होता था ln2 अपॉन t हाफ जैसा वर्ड। ये समझ में आ रहा है क्या है? ये पता है सबको? इज देयर एनीवन जिसको ये नहीं पता? तो नहीं तो मैं यहीं से बताता हूँ, इजी है मेरे लिए समझाना। क्या है? हाँ हाँ, तो ये नहीं है तो फिजिक्स में भी बाद में रिलेटेड नहीं, बट लेकिन सबने पढ़ा है ना, ये पूछ रहा हूँ, है ना, नहीं तो केमिस्ट्री के नाम पे तुम रोना चालू करो, अभी पता चला, है ना। तो अब इसको एक्सेलरेशन के फॉर्म में इक्वेशन बना दो यार। हमें बोला गया है एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 0 पर a0 है, एंड इन एवरी t नॉट टाइम हमारा एक्सेलरेशन आधा हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली जो हमारा t हाफ का काम यहाँ पे कर रहा है वो हमारा यहाँ t नॉट कर रहा है। उस k को वहां पे रिप्लेस करूं तो इक्वेशन मेरी ये है ln2 अपॉन t नॉट इंटू t, ये है इक्वेशन। ये समझ में आई कैसे लिखी? इन, है ना, पक्का वो रिप्लेस किया, बस खत्म यार। a को क्या लिखना है हमें? टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? वो वाली वेलोसिटी जब हमारी वो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो। अगर तुम इस इक्वेशन को देखो, एक्सेलरेशन की जीरो कब होगा? जब t की वैल्यू इवेंचुअली इंफिनिटी पहुंचेगी ना। e रेस पर x का ग्राफ तो सबको पता है भाई, एक जगह से स्टार्ट होता है, वो e रेस पर माइनस x का ग्राफ मतलब, है ना, वो इंफिनिटी भी जीरो है, मतलब प्रैक्टिकली जब वो इन्फिनिट टाइम हो जाएगा तब वेलोसिटी जो होगी वही हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है, क्योंकि उस टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो। खत्म हो गया यार। इसको क्या करो? dv बाई dt लिखो, बस बेसिक एक लाइन में इंटीग्रेशन है वो। dv इधर गया, ए नॉट कॉन्स्टेंट है, e रेस टू दी पावर माइनस ln2 बाई टी नॉट इंटू टी dt। t जीरो पर वेलोसिटी प्रॉब्लम में जीरो बोला गया है, वो वाले टाइम पर वेलोसिटी बतानी है जब एक्सेलरेशन जीरो है। सिंस वो टाइम इन्फिनिट है तो उसको इन्फिनिट लिखा, इसको vt लिखा, a नॉट को a नॉट, e रेस पर x का इंटीग्रेशन e रेस पर x ln2 बाई टी नॉट इंटू टी। जो भी t के साथ मसाला लिखा है उसको पूरा डिवाइड कर दो, तो नीचे आया ln2 आया, नीचे ऊपर आया t नॉट, एक माइनस साइन भी आना चाहिए, उस माइनस को मैं खा रहा हूं, लिमिट को उल्टा कर रहा हूं। जीरो डालोगे तो ये नंबर हो गया 1, इंफिनिटी डालोगे वो हो गया 0। सो फाइनल उत्तर इज दिस। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। देखो क्या रॉकेट साइंस हो सकता था कि भाई मुझे ये नहीं पता हो, तब शायद तुम दिमाग लगाना मेहनत हो सकती है, बट अगर वो पता है तो प्लीज अगेन ये दिमाग मत लगाना कि वो, वैसे तो फिजिक्स में भी आता ही है इवेंचुअली, बट एज ऑफ नाउ तुम्हें पता है। बढ़े आगे, लिमिट या अच्छा पहले तो टर्मिनल वेलोसिटी वर्ड समझ में आ रहा है कि जब कांस्टेंट है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन जीरो है। तो अगर मेरा एक्सेलरेशन का फंक्शन ऐसा कुछ दिख रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब समय इंफिनिट होगा, है ना, क्योंकि ई रेस पर माइनस टी या माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। तो वो हमने बस लिमिट वहां डाली है कि उस इंफिनिटी पर वेलोसिटी क्या होगी। श्योर? पक्का? ये वाला जो या थोड़ा सा ना एक बार प्रॉब्लम समझो, है ना, बहुत मतलब शायद मिक्स ऑफ थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है तुम थोड़ा सा समझना कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, काइनेमेटिक्स से मिक्स प्रॉब्लम है थोड़ा। बढ़े आगे, डन। अच्छा काम की चीज लिख रहा हूं, 4 पार्टिकल दिए गए हैं ए बी सी डी, ठीक है, सबके मासेस, अच्छा 4 पर्सन पार्टिकल नहीं, 4 पर्सन हैविंग मासेस 10 kg, 20 वाला सॉरी बी सी एंड डी, ठीक है। अब एक बार प्रॉब्लम रीड करो। 4 persons having masses 10, 20, 30, 40 kg are standing at the corner of ABCD respectively of a square plank of side 2। तो ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है बट इट्स अ प्लैंक, ठीक है। अच्छा इसका भी मास गिवन है 60 kg। There is no friction between the plank and the horizontal surface below it. What is the magnitude of displacement of the plank when all person meet at the center of the plank? Okay, लास्ट वाली लाइन एक बार रिपीट करना, एक बार सुन लो। अच्छा सो एक बेसिकली एक कॉपी रखी है, ठीक है, इट्स अ प्लैंक, 4 इंसान कॉर्नर पे खड़े हैं, both starts moving and it is given that they are meeting at the center of the plank. There is no friction between the plank and the ground, ठीक है। हमें बोला गया है find the magnitude of displacement of the plank when all 4 meet at the center of the plank। सवाल क्लियर है? एक बार रीड करूंगा प्रॉब्लम वापस से, समझ में आ रहा है ना? तो हमने क्या बोला है, ओए कपीश, तो
एक प्लैंक के कॉर्नर पे 4 सबके मास दिए हैं, प्लैंक का मास दिया, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक एट द ग्राउंड, ठीक है। हमें बोला गया है ऑल द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, ऑल द पर्सन स्टार्ट्स मूविंग एंड मीट एट द सेंटर ऑफ द प्लैंक, ये दिया गया है 2 मीटर का। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन ऑल मीट एट द सेंटर ऑफ द प्लैंक? प्लैंक का मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है, जब वो सेंटर ऑफ द प्लैंक पे मिलेंगे। क्यों गप्पे मार रहा है तू? अच्छा उठ, तू आ गया, उठ जल्दी उठ। अच्छा उठ तो, अरे पढ़ना है ना, उठ बस जल्दी। अरे कोई तकलीफ बैठने में यहाँ? अच्छा मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कोई तकलीफ यहाँ बैठने में? तो दिक्कत है पढ़ने में? नहीं, फिर आ उठ। अरे अच्छा आराम से यार, कोई कंपटीशन नहीं, 1 मिनट। हाँ 10 यस आना। अच्छा गप्पे मारनी है तुझे क्या? नहीं ना, तो फिर नहीं मारनी ना, तो फिर क्यों दिक्कत? ये डिस्कशन भी क्यों हो रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ डिस्कशन क्यों हो रहा है तेरे आगे आने पे? कोई दिक्कत है आगे आने में? बहुत आगे, इधर पे बैठा रहा हूँ, सेकंड बेंच पे उठ। ये पढ़ने अगर आ रहे हो तो फिर सवाल जवाब होने नहीं चाहिए ना यार। आंसर 0.25 आता है या 25 सेंटीमीटर, है ना? ओके एक बार चीज समझो। अच्छा एक तो फील समझा रहा हूँ ध्यान से यार। पहला चीज कि यार 4 लोग हैं, ठीक है, अगर अच्छा देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, किस पर? सिस्टम पर। व्हेन आई एम सेइंग सिस्टम, सब पर इंडिविजुअली फोर्स है, प्लैंक पर इंडिविजुअली फोर्स है, बट अगर मैं प्लैंक और चारों लोग को सिस्टम लूं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन गायब है, देन ओवरऑल सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन, जहां पर है वो वहां पर रहेगा। तो 2 तरीके। अच्छा एक तरीका है बिल्कुल ऐसा वाला कि प्लैंक के रिस्पेक्ट में, अगर मैं प्लैंक को रेस्ट पे मानूं तो ये यहां चल रहा है, ये यहां चल रहा है, ये यहां चल रहा है। अगर मैं प्लैंक को रेस्ट पे मानूं तो, है ना, तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में ये लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो प्लैंक एग्जैक्टली मास इनटू प्लैंक का जो भी होगा डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा ओवरऑल इसके ऑपोजिट होना चाहिए। अगर मैं इसको प्लैंक को रेस्ट पे मानूं तो ये सब चल के यहां पर आए, तो व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओवरऑल सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन चारों का, एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक ऑपोजिट टाइप से होना चाहिए, तभी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। ये एक ऑब्जर्वेशन इन लोगों ने क्या किया, वो बेटर ऑब्जर्वेशन क्या बोल सकते हैं? अगर तुम ध्यान दो, ये दोनों मिलाकर है 50 और ये दोनों मिलाकर भी है 50, तो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इनका जो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का मिलाकर, इन दोनों का मिलाकर, कहने से वो एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल करेगा, सॉरी x डायरेक्शन का, x का, इन दोनों को मिलाकर 50, इन दोनों को मिलाकर 50, तो इन दोनों का इवेंचुअली x डायरेक्शन का m इंटू डेल्टा x, कहने से वो 0 हो रहा है x डायरेक्शन का, तो प्रैक्टिकली मुझे केवल y निकालना है। फील द आइडिया, हम पूरा कर सकते हैं बट वो कैंसिल हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन है कि ये दोनों मिलाकर 50 हो रहे हैं और ये दोनों इधर पे चल के आ रहे हैं, मतलब 1 मीटर इधर चल के आ रहे हैं मिलाकर विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। ये दोनों हमारे पास मिलाकर 50 हो रहे हैं और ये विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक 1 मीटर पीछे आ रहे हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं x डायरेक्शन का m इंटू डेल्टा एक्स फॉर दीज टू, m इंटू डेल्टा एक्स फॉर दीज टू मिलाकर 0 हो गया। तो केवल y के बारे में सोचते हैं, y में क्या हो रहा है, ये दोनों मिलाकर 30 हो रहे हैं और ये आ रहे हैं 1 मीटर ऊपर, ये दोनों मिलाकर हो रहे हैं 70 और वो आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक की बात हो रही है, तो ये दोनों मिलाकर हुए 30 और ये आ रहे हैं 1 मीटर ऊपर y की, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट y सीन। ये दोनों मिलाकर हो रहे हैं 70 और ये आ रहे हैं 1 मीटर नीचे। ये समझ में आया? ये क्या लिखा है, m इंटू m1 y1 प्लस m2 y2 जैसा टर्म लिखा है, पक्का? अच्छा तो ये मिलाकर मेरे पास आ गया -40, ये -40 आ रहा है ना, ये हमारा आया m इंटू डेल्टा एक्स, तो अपॉन नहीं, ये m इंटू डेल्टा एक्स आया ना, इज इक्वल टू बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम 70 160 कैसे हो गया, 70 प्लस 30 ना प्लैंक का, हाँ अच्छा नहीं, हाँ तो ये 70 प्लस 30 100 और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्लैंक का मास है 60, तो ये टोटल मास आया 160। ये समझ में आ रहा है? पक्का?
तो ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, तो प्लैंक अगर एग्जैक्टली इतना ही उल्टा अगर मूव कर जाए तो कहने से हमारे पास टोटल ओवरऑल 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये गायब हुआ, ये आया 1/4, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, माइनस केवल डायरेक्शन बता रहा है। तो इतना ही प्लैंक अगर पॉजिटिव डिस्प्लेस कर जाए तो कहने से ओवरऑल सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। पक्का? अच्छा, ये थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट आ गया। अच्छा, मुझे ये भी नहीं करना ऑब्जर्वेशन, इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकाल दिया सिस्टम में पूरे का, और बाद में सब सेंटर पे आ रहे प्लैंक के, हाँ, प्लैंक का सेंटर और वो दोनों को बराबर कर दे, वो ज्यादा इजी हो रहा था। ये तो अच्छा, इन लोगों ने ये बोल दिया तो मुझे लगा, मैं एक्चुअली वही सोचा था m1 डेल्टा है। अच्छा, दिस इज अनदर बेटर तरीका क्या है कि अगर मैं इन सब का, इसका तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे ही है और सब बाकी बाद में मिलके यहीं आने हैं, तो ओवरऑल अगर इसी को सेंटर मान लूं, है ना, ओवरऑल, तो इनका ओरिजिनल अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकाल दूं, नहीं मैं बोल रहा हूं कि फाइनली तो सब यहां मिल गए, इसका प्लैंक का अपने आप में यहां है और सब मिल भी गए तो यहीं पर ही है ना। तो अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं और इसके रिस्पेक्ट में इनिशियल सेंटर ऑफ मास निकाल दूं केवल, कहने से वही आंसर हो जाएगा फिर तो। हाँ, ओके, दिस इज ऑल्सो अ बेटर तरीका। क्या? क्योंकि जब ये सब मिल जाएंगे तो प्लैंक का अपने आप में सेंटर ऑफ मास और जो ये सब यहां मिल गए उनका सेंटर ऑफ मास यहीं पाया जाता है, तो इनिशियली जो सेंटर ऑफ मास इसको ओरिजिन मान के अगर निकाल दो तो क्योंकि ओवरऑल सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर सकता, है ना, तो वही आंसर हो जाएगा। ओके, फेयर एनफ, ऐसे भी सोच सकते हो। श्योर? पक्का? ओके, मैं एक ग्राफ दिया गया प्रॉब्लम में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। प्रॉब्लम में बोला गया है द पुलिस इज चेजिंग अ थीफ एंड बोथ मूव इन द सेम स्ट्रेट रोड आफ्टर पासिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट। हाँ, नहीं मतलब इस स्टेटमेंट में कुछ है नहीं, ठीक है। हमें v वर्सेस t का ग्राफ दिया गया है, कुछ एक लाइन बनाई गई है ऐसे और एक लाइन बनाई गई है कुछ ऐसे, ठीक है। ये दिया है 30 सेकेंड जैसा कुछ, और ये जो लाइन यहाँ पर ये हो रही है ये 40 सेकेंड जैसा है, ठीक है। और v में कोई नंबर नहीं दिया गया है। सवाल इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, द पुलिस इज चेजिंग अ थीफ एंड बोथ मूव्स ऑन अ सेम स्ट्रेट रोड आफ्टर पासिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट, द वेलोसिटी वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर। हमें पूछा गया व्हेन विल द पुलिस कैच द थीफ। अच्छा, सारी कहानी में एक इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो वापस रिपीट कर रहा हूं। बोथ आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट रोड आफ्टर पासिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट, द वेलोसिटी वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर, ठीक है। हाँ, अब तुम सोचो कि क्या होगा। अगर चोर पुलिस वाली कहानी है तो ऑब्जर्वेशन से सोचो कि कौन सा पुलिस हो सकता है, कौन सा चोर वाली कहानी। पुलिस पहले तो नहीं भागी ना, है ना, तो अब से कुछ नहीं किया मैंने, केवल ग्राफ मेंशन है। फाइंड द टाइम एंड दे विल कैच ईच अदर आफ्टर पासिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट, आफ्टर पासिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट देयर वेलोसिटी वेरीज विद टाइम एज शोन इन फिगर। कुछ नहीं दिया है, नहीं गिवन है, मतलब डायग्राम में नहीं गिवन है। चाहिए होगा क्या? या हो सकता है कैंसिल हो रहा हो, पता नहीं ना, मतलब एंगल। अच्छा, गिवन नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, रिपीट करने का कुछ है ही नहीं, ग्राफ दिया है, स्टेटमेंट में केवल एक ही लाइन काम किया है, आफ्टर पासिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट देयर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज एज शोन इन फिगर, ठीक है, वो है। मतलब क्या जरूरत पड़ सकती है, आई थिंक बस कितनी लेती है कि वो कोई एक पॉइंट अगर जिस जगह, किसके बाद ये 40 सेकंड बाद के बाद, नहीं घड़ी जब चालू करी, आई थिंक वो 0 के रिस्पेक्ट में बताना होगा। अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा, हाँ, ये डाउट हो सकता है तुम्हें, कहाँ से बताना है। दिस इज राइट, ओके, कूल। अच्छा, तो फिर नहीं जरूरत है बाकी चीज़ों की फिर। हाँ, तो हाँ, मतलब घड़ी यहाँ चालू हो चुकी है, वो t = 0 है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आ रहा होगा ना, ओके। हाँ, वही बोलोगे शायद जो तुम्हें लग रहा है, तुम अज्यूम कर सकते हो और वो फिर इवेंचुअली कैंसिल आउट हो रहा होगा शायद कुछ एक चीज। नो, गलत। अगेन 0 के रिस्पेक्ट में देना है ना आंसर, मतलब घड़ी जहां पे चालू हुई है विच इज 0, उसके रिस्पेक्ट में आंसर देना है। भाई बता मत यार, करने दे, दिमाग लगाने दे उसे। नहीं तो वो ये था कि अगर मेरे पास ओवरऑल इवेंचुअली सब अगर सेंटर पे मिल रहे हैं आके सब लोग, ठीक है, तो फाइनल डायग्राम कैसा दिख रहा है कि प्लैंक तो है ही और सब चारों लोग यही हैं। अगर चारों लोग यही हैं
तो प्लैंक का अपने आप में सेंटर ऑफ मास यहाँ और चारों पॉइंट मास भी यहीं आ गए, तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास यहीं है। तो अगर मैं उसको ही ओरिजिन मान लूँ, है ना, तो ओवरऑल फाइनली सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूँ सिस्टम का, है ना, तो वो जो भी मेरा आएगा, क्योंकि इवेंचुअली सब यहीं मिल रहे हैं, है ना, तो उतना ही प्लैंक को उल्टा चलना पड़ेगा। तो वो उसको वैसे सोच सकते हैं, मतलब मिला, गलती मिला क्या, मुझे क्यों नहीं मिला था? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इक्वेट करती है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, हाँ, यस, एंड हाँ, जीरो, हाँ, ओके, कूल। सो ओके, कूल। मैंने क्यों नहीं देखा ये, क्या क्या इक्वेट किया था तुमने? इस बार इधर भूल गया ये लिखने को, फैक्टर लिख लिया, अच्छा, मैंने भी नहीं देखा। आ गया ना, ये बढ़िया टाइम पास का प्रॉब्लम है, आई थिंक गुड, है ना। बताऊं भाई, अगर कोई एक जगह क्रॉस कर रहा है, हाँ 60 आता है, 60 आता है यार, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो जब एक पर्टिकुलर पॉइंट क्रॉस करने के बाद ये वाला ग्राफ है, ठीक है, तो इवेंचुअली एक चोर और एक पुलिस, इवेंचुअली कोई स्पीड अप कर रहा होगा, कोई अलग एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, बट यार जब एक पॉइंट के बाद का ग्राफ ये है, तो जब चोर और पुलिस पकड़ेंगे तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो होल आइडिया इज कि डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम करना है। तो लेट्स से हमारा किसी जनरल टाइम पर वो एक दूसरे को कैच कर रहे हैं, कोई एक जनरल टाइम, लेट्स से वो टाइम है t, है ना, तो उस फिर से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, तो किसी एक जनरल टाइम पर अगर वो कैच कर रहे हैं, तो जो इसका एरिया अंडर द कर्व है और जो दूसरे वाले का एरिया अंडर द कर्व है वो सेम करना है दोनों जगह पे, है ना। लेट्स अज्यूम, क्योंकि मुझे स्लोप देखने के लिए कोई एक नंबर चाहिए और वो नंबर कॉमन दिख रहा है जहां पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो रही है, तो उस वेलोसिटी को मान लो v मैक्स या v व्हाटएवर v मान लो, है ना, या v नॉट, ठीक है, जो ये वाली वेलोसिटी को v नॉट मान रहे हैं, सही है। तो अब देखो इस पार्टिकल के लिए इसका जो स्लोप है वो हो जाएगा सीधे v नॉट बाई 40, तो मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है इसका, ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है, पक्का। तो बस हमारे पास एक्सेलरेशन है, अगर ये t टाइम पे पकड़ रहे हैं तो पहले वाले पार्टिकल का जो पुलिस होगा, आई गेस आई एम अज्यूमिंग, नहीं पुलिस तो ये होगा, ये थीफ होगा जो भी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यार इसका u 0 दिया है, हाफ a हमारे पास स्लोप आ ही गया है विच इज v नॉट बाई 40, तो हाफ a का काम कर रहा है v नॉट बाई 40 इंटू इसको जितना समय मिला विच इज t समय बाद अगर ये पकड़ रहे हैं तो t स्क्वायर। यार सही पक्का। जो दूसरा वाला पार्टिकल है पुलिस चोर जो भी है यार, है ना, पुलिस वाली कहानी जो है, इसका जो स्लोप है इसका, ये कहना है v मैक्स है और ये 10 है, तो कहना है इसका जो स्लोप है विच इज बेसिकली इसका एक्सेलरेशन विच इज v नॉट बाई 10 है इसका, है ना। अगर ये t टाइम बाद पकड़ रहा है बट इसको समय कितना मिला t माइनस 30, तो s इज इक्वल टू, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वापस से इसका 0 हाफ a का काम इसके लिए कौन कर रहा है, ये वाला, सॉरी ये वाला v नॉट बाई 10 हाफ ए टी स्क्वायर, बट इसको ये 30 सेकंड बाद चालू हो रहा है तो इसको समय कितना मिल रहा है, वही तो बोला है आफ्टर, इसीलिए स्टेटमेंट में बोला है आफ्टर पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसके बाद का ग्राफ है ये, वो स्टेटमेंट में मेंशन है, नहीं तो फिर वो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जो तुम बोल रहे हो वो रियल कहानी है, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि आफ्टर पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसके बाद की कहानी है। जो तुम बोल रहे हो वो हो सकता है, तो उसमें वो 30 ऐड, जो भी इनिशियल डिस्टेंस होगा वो ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। हाँ 100, अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट बस खत्म कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक का डिस्प्लेसमेंट निकाला, उसको पूरा t समय मिला, पुलिस को t माइनस 30 मिला, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। जो हमें v नॉट जो लग रहा था कि गिवन नहीं है वो गायब हुआ, ये गायब हुआ, ये गायब हुआ, अंडर रूट ही ले लो सीधे क्योंकि वो फिर, तो t बाई 2 t माइनस 30, तो खत्म ये हाँ अब बोल। हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि जब हमने क्लॉक स्टार्ट किया, जब हमने हाँ स्टार्ट किया तब ऑलरेडी टिल 30 सेकंड्स पुलिस की वेलोसिटी 0 थी, ओके फेयर एनफ, हाँ तो तब तक जो डिस्टेंस वो थीफ ने ट्रैवल किया उसको s मानते हैं, सो दिस मच डिस्टेंस द थीफ इज हेड ऑफ द पुलिस, और फिर वेक्टर रिवर्सल की तरह हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के जो थीफ की वेलोसिटी उस पे
पावर है, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के, बट वेलोसिटी का लॉजिकली सही बोल रहा है फिर, लेकिन उससे फिर उसका एक एक्सेलरेशन दोनों का अज्यूम करते हैं a1 और a2, ठीक है। तो फिर जब एट 30 सेकंड्स पुलिस चालू कर रहा है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी माइनस द वेलोसिटी v0 ओके ठीक है। हाँ फिर तो वैसे भी कर सकते हैं, फिर वो दो पार्ट में अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा, 0 से 30 अलग और 30 से t अलग। लॉजिकली कर सकते हैं बट और गंदगी है मुझे लगता है वो रिलेटिव। हाँ हाँ मतलब ये बोलो कि गंदगी है, मतलब लॉजिकली यू आर सेइंग इज राइट कि यार एक को रोक दो, है ना, मतलब ये ज्यादा मतलब कंफर्टेबली मोर इजियर है ना टू थिंक। स्ट्राइक नहीं मतलब ये तो वैसा है ना कि अगर दो लोग अगर एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, है ना, और एक पॉइंट के बाद की कहानी दी है ना, तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, मतलब वो वैसी वाली, मतलब ठीक है। ओके यार बहुत प्रॉब्लम उठा लिए क्या। अच्छा बहुत छोटू सा ये वाला बहुत छोटा सा यार, ये प्लीज जल्दी से कर दो। एक लिफ्ट दी है, एक इंक्लाइन प्लेन है, ये 30 डिग्री दिया है, अ पार्टिकल इज थ्रोन v not whatever v is equal to 10 meter per second. Okay, a particle is thrown with velocity 10 meter per second with respect to the moving inclined plane as shown in figure. Okay, एक inclined plane है जो move कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर, going up with an acceleration 10 meter per second square, time after which it lands on the inclined plane. Okay, अच्छा बहुत ही गरीब सा प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके अब दिखने में ज्यादा ऐसा लग रहा होगा, पता नहीं। ओके सो एक लिफ्ट के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन, एंगल 30 डिग्री, विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद 10 मीटर पर सेकेंड लाइक दिस, लिफ्ट इज गोइंग अप विद द एक्सेलरेशन 10। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ये तो मुझे लग रहा है, ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन इट विल हिट द इंक्लाइन प्लेन। समझ में आ रहा है पक्का? गिव इट अ ट्राई जल्दी से। अच्छा मुझे बता देना, मुझसे पूछना। क्या पूछा? प्रॉब्लम रीड कर दूं? हाँ अरे बोलना। अच्छा ओके ओके। फाइंड द टाइम व्हेन इट विल हिट द इंक्लाइन प्लेन, और क्या होगा? अरे यही इंक्लाइन प्लेन यार ये बहुत ही बेकार सा प्रॉब्लम था यार ये तो। सुनो भाई वो वाले प्रॉब्लम याद है, बहुत ही 50 बार ये प्रॉब्लम करे हैं। अगर इंक्लाइन प्लेन पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, हाँ इंक्लाइन प्लेन पे अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, ये वाले जो प्रॉब्लम होते थे ना, एक को फेंकते थे और फिर हो गया भाई इसको वाई एक्सिस, सॉरी ये वाले प्रॉब्लम जो होते थे, अगर ये एंगल थीटा है, लेट्स से ये अल्फा है, वाई डायरेक्शन, ये वाली कहानी याद है, इसको एक्स मानते थे, इसको वाई मानते थे, तो टाइम वहां पे याद कराया जाता था 2uy अपॉन ay। 2u sin theta by g can be remembered as 2uy upon ay because reason is क्योंकि वो हमारी इक्वेशन आती है s is equal to ut plus half at square से। अगर मैंने इसको y एक्सिस माना है तो यहां से यहां पहुंचने में उसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन का 0 है, क्योंकि वो यहीं पे लैंड कर रहा है। तो इसका जो y कंपोनेंट होता है जो कि u का cos अल्फा sin अल्फा है, सॉरी है ना, और g का इस डायरेक्शन में जो हमारे पास कंपोनेंट आएगा वो 2uy अपॉन ay करना था। ये तो बहुत ही बेकार। किसके रिस्पेक्ट में हो रही है सारी कहानी? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। लिफ्ट को रोको, जो काम हमारा जी कर रहा है वो तो कर ही रहा है, इसको रोका तो वो करेगा जी प्लस ए। खत्म हो गया प्रॉब्लम भाई। ये हो गया 20, 2uy अपॉन ए वाई, ये 30 दिया है तो ये 30 है, v का cos थीटा आएगा इधर, v का sin थीटा आएगा इधर। तो जो हमारा uy का काम कर रहा है वो कर रहा है। ये g हमारा ऐसे लग रहा था बट हमारे लिए g इफेक्टिव का काम कर रहा है 20, बट उसका कौन सा कंपोनेंट लेना है? जो परपेंडिकुलर वाला है। ये 30 60, ये भी 30 हो गया यार ये तो, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर इज ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो फाइनल आंसर इज 2uy अपॉन ay। uy का काम कर रहा है और ay का काम कर रहा है 20 का ये वाला कंपोनेंट विच इज 20 का cos 30। ये है आंसर। u की वैल्यू कितनी? 10। अच्छा वो ये 10 है तो ये पूरा इससे गायब। 10 30 पूछो एक बार जल्दी से क्विकली। कुछ नहीं किया, वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम के लिफ्ट को ऊपर मूव कराया है। श्योर?
यार एक बार थोड़ा सा रिवाइज जिन लोगों को अभी ये वाले थोड़ा सा एक राउंड ऑफ रिवीजन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या है, अगर ये चीजें बहुत स्टैंडर्ड से ये वाली चीजें तो बहुत ओके। प्रॉब्लम इज हमें बोला गया पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर इज लाइक दिस। ये t है, ये v है, और एक कोई ग्राफ दिया गया है कुछ ऐसा 0 1 एग्जैक्टली 2 और यहां पर ये है 3, ठीक है। और प्रॉब्लम में ये लिखा हुआ है कि दिस इज अ पैराबोला, और यहां पर ये नंबर दिया गया है -3, ठीक है। A particle moving along x-axis, its velocity time graph as shown in figure. The distance traveled by the particle in 0 to 3 second. Distance बतानी है 3 सेकेंड में, distance in 3 second. अरे ओए अपना करना पता, कोई भी जनरल इक्वेशन y स्क्वायर सॉरी y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, कोई भी जनरलाइज्ड इक्वेशन बिल्कुल ही। अब तुम दिमाग लगाओ कि क्या होता है, मतलब कैसे निकाला है, सामने डेटा लिखा हुआ है। नहीं वो पैराबोला ये पूरा, अच्छा हाँ सॉरी ये ऐसा लग रहा है, और नहीं दिस इज अ फुल पैराबोला है ना, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये पूरा पैराबोला ही है। देखो मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, हाँ ओके यार, जिसको ये आज के प्रॉब्लम अगर ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग बहुत क्रेजी डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम उठाए हैं है ना, तो प्लीज यू विल हैव टू कम प्रिपेयर्ड। अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे जो पिछली बार काइनेमेटिक्स वाले प्रॉब्लम अभी देखे मैंने, वो मैथमेटिकल डिफिकल्ट मतलब अभी भी आ रहे हैं बट बिट्स एंड पार्ट्स में आ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो आज डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं उठाए हैं बहुत मेजर, ये केवल बहुत छोटे छोटे से इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। तो तुम्हें वही प्लीज डोंट कम अनप्रिपेयर्ड की बिल्कुल ही पता ही नहीं है, केवल क्लास में बैठने से बहुत कोई वो होगा ही नहीं वो कहानी। तो क्योंकि पिछली बार प्रॉब्लम्स ही उठाए थे वो बिल्कुल ही मतलब काइनेमेटिक्स के जो डिफिकल्ट, अगर तुम एक बार गो बैक, यहाँ पे आज सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसमें बहुत छोटा छोटा सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, नॉट मेजर मैथ्स क्रेजी मैथ्स यूज हो रही है। तो थोड़ा सा ना प्रिपेयर होके आना जब भी कि जो भी चैप्टर्स हैं, ट्राई सॉल्व सम प्रॉब्लम देन कम। ओके यार ये तो यार दिख रहा है वेलोसिटी यार 0 से 2 सेकेंड तक नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव हो रही है, मतलब 100% पार्टिकल कुछ यू टर्न ले रहा होगा 2 सेकंड पे। तो हमें क्या बताया गया है, जब भी यू टर्न है तो दोनों को अलग अलग निकालो और उसको ऐड कर दो, मतलब 0 से 2 तक हम अलग निकालेंगे वैल्यू, क्योंकि वो नेगेटिव आएगी अगर तुम इसका एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, और 2 से 3 तक अलग निकालो। तो बट क्योंकि वो ग्राफ सेम है तो पहले ग्राफ की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है ये, मतलब ये पता है ना, तो हाँ रूट से भी कर ही सकते हो, मतलब बिल्कुल ही जनरलाइज बता रहा हूं। तो y इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c जैसी इक्वेशन होगी, राइट है ना। तो अगर ये इक्वेशन होगी, हाँ मतलब भाई, तो एक तो पहली चीज t0 पर हमारी वेलोसिटी t0 पर वेलोसिटी 0 है, तो c तो वैसे ही 0 हो गया, और क्या करें -3 और 1 डाल दो एक बार। वैसे तो इक्वेशन डायरेक्टली लिखना सिखाया भी नहीं गया होगा, ओके -3 ओके। t की वैल्यू अगर 1 डालूं तो y की v की वैल्यू 3 है, तो -3 इज इक्वल टू t की जगह 1 डाल रहा हूं तो ये a प्लस b आ गया, इसमें दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्टली हो जाएगा। t की जगह 2 डालो तो वेलोसिटी 0 है, तो t की जगह 2 डाल रहा हूं तो वेलोसिटी को 0 करो तो 2a प्लस b आ रहा है। क्या रही a और b की वैल्यू बता दो एक बार, a और b की 3 यार, इसको सॉल्व करोगे 3 एंड -6 आ रहा है, बस खत्म यार। इसको यार चुप 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 चुप, तो बस खत्म हो गया, प्रॉब्लम में कुछ बचा नहीं है, यही इतना ही सा काम था। 3t स्क्वायर -6t डिस्टेंस ट्रैवल 0 से 2 तक अलग इंटीग्रेट करो, उसका मॉड लो, तो प्रैक्टिकली मेरी डिस्टेंस जो है v dt को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, बट 0 से 2 अलग करेंगे, फिर सेम ही काम करना है बट 2 से 3 अलग करेंगे। ये तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा, वैसे तो इसको सॉल्व करोगे, कर लोगे, करना कुछ मतलब इंटीग्रेट भी डायरेक्टली दिख रहा है भाई। 3t स्क्वायर -6t का जो इंटीग्रेशन है वो होगा t³ माइनस 3t स्क्वायर 0 से 2 प्लस
टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर 2 से 3 पक्का। मतलब यहाँ पे मॉड लेना पड़ेगा, आई थिंक ये नेगेटिव आ रहा होगा और ये तो पॉजिटिव ही आएगा। तो अच्छा फाइनली आंसर 8 आता है, दोनों का मॉड लेना है वैल्यू डाल के। सर वो क्या? जो 2 के राइट साइड में वो भी पैराबोला का पार्ट है। हाँ हाँ पैराबोला बोला तो अभी किसी ने पूछा था, बोला तो पैराबोला। स्ट्रेट लाइन निकाल जो फाइंड किया ना, डिफरेंशिएट किया, y डैश फाइंड किया, उस पॉइंट पे हाँ भाई वही बोलो, तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो तुझे स्लोप कैसे पता है? सर पैराबोला को डिफरेंशिएट करके स्लोप फाइंड किया और फिर एरिया निकालते हैं उस वाले पार्ट का। ओ यहाँ पे तुमने स्लोप निकाला। हां tan थीटा फाइंड किया फिर तो चलो मेहनत तो तू कर रहा है देख, है ना? मतलब कि अगर पैराबोला का स्लोप निकाल के, वेरी गुड, मतलब हो सकता था ये भी प्रॉब्लम। बढ़िया ये। ओ चलो अब ये खत्म। हाँ न्यूटन्स लॉ। ओके एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ग्राउंड, रस्सी। एग्जाम में आया था तो बता ही दोगे ना पक्का? एग्जाम में जो उसका आंसर था 15 की तो यार यहाँ पे ऑप्शन 15 है नहीं और पूछा क्या गया था ये तो बता दो। ऐसा ही था लेकिन ओके सवाल है ये, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला है, पता नहीं यार, इतना सब नहीं पता मुझे यार, इतना थोड़ा। ओके सवाल है एज शोन इन फिगर ऑल सरफेसेस आर रफ, ब्लॉक बी इज अटैच्ड विद अ लोड ऑफ मास 6m। अच्छा सब कहानी जो डायग्राम में वही है, हर जगह पे सरफेस रफ है और म्यू की वैल्यू दी गई है 0.2, एवरी सरफेस इज रफ द करेक्ट। अच्छा ये मल्टीपल आंसर है, अब तुम्हें क्या क्या बताना है वो बता रहा हूँ। अबे यार अच्छा ये मल्टीपल आंसर है तो अब चारों चीजें फिर पूछ लेता हूँ, मतलब सब 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 एवरी सरफेस इज रफ। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें है फ्रिक्शन फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अच्छा मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली आंसर नहीं बता रहा हूँ। हाँ तो नहीं, अब ये मल्टीपल आंसर है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो फ्रिक्शन फोर्स, अब इसमें कुछ सही होगा कुछ गलत होगा बट सभी निकाल लेते हैं अपन। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, उसमें वैल्यू दी है तो तुम्हें बताना है। फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए इज 0, सॉरी अच्छा हो सकता है ना, पता नहीं आंसर ये है कि नहीं है। ओके फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए, ऑप्शन बोल दिया। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, अबे यार मतलब उसमें वो दिया है ना मल्टीपल आंसर है तो मैं उसको वो सब्जेक्टिव बना रहा हूँ ना, तो अभी मल्टीपल है तो फिर उसके तुम सब निकाल दो। लोड रिमेन एट रेस्ट। अच्छा यही 3 ऑप्शन है, क्या कर रहा हूँ मैं अभी। ओके ओके तो सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें 3 चीजें बतानी, जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है वही डायग्राम है। हर सरफेस रफ है विथ फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिस, m 2m 3m दिया गया है, रस्सी यहाँ पे है इस और ये है। फाइंड आउट दीज 3 वैल्यू। फ्रिक्शन फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये कुछ नहीं गिवन है तो पता करो ना, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी बताना है। हाँ यार अच्छा यार अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ यार, ये मल्टीपल आंसर था, मैंने ऑप्शन बना दिए हैं बट मुझे लगता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ही इतना कम है ना कि एक तो ये तो पक्का चलेगा पूरा सिस्टम। अब बीच में स्लिपिंग होगी नहीं होगी बस उतना ही चेक करना है, मतलब क्योंकि यहाँ पे 6 mg तो लग ही रहा है इसका। तो अगर अच्छा पहला काम फ्रिक्शन हमेशा यही ट्राई कर रहा है ना कि स्लिपिंग ना हो इनिशियली, तो अगर कुछ भी होगा तो इन तीनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ग्राउंड पे उसको तो ओवरकम करना ही पड़ेगा अगर इसको चलना है। तो वो एक बार चेक कर लेते हैं कि वो ओवरकम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो ओवरऑल फ्रिक्शन लगेगा सबसे नीचे वाले सरफेस पे 0.2 इंटू टोटल मास, जब हमारे पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव हो रहे हैं तो सीधे इस जगह पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर वाला टोटल मास इंटू जी विच इज 6, तो 6 mg, ये आ गया 1.2 mg। यार ऑब्वियसली यार इससे तो बहुत ज्यादा है, वो दिख ही रहा था, है ना। तो 100% नीचे वाली जगह पे पक्का स्लिपिंग हो रही है, श्योर। अब चाहेगा क्या फ्रिक्शन चाहेगा भाई ये तीनों साथ में चलते रहे, तो फ्रिक्शन को हमेशा स्लिपिंग पसंद नहीं है।
अगर स्लिपिंग पसंद नहीं है तो इन तीनों को साथ में चलाना है। तो यार मान लो यार यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, तो एक्सेलरेशन ओवरऑल कितना हो जाएगा 6 mg, जो अगर साथ में चलाना है 6 mg माइनस ये वाला फोर्स, क्योंकि बीच का जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल बन गया, विच इज 1.2 mg डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, राइट। इन दोनों को सिस्टम मान लिया, समझ में आ रहा है ना, वो रस्सी को सीधा करना और वो वाली कहानी। तो टोटल मास हो गया वहां 6 और यहाँ 6, ये आ गया 12, ये आ रहा है A। तो A कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 4.8 बाई 12 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे MB आएगा 0.4 G। अब देखो ध्यान से, तो आइडियली ये होना चाहिए, बट जिस पर टेंशन लग रहा है डायरेक्टली उसको हटा के दोनों ब्लॉक को देखो कि क्या वो फ्रिक्शन की वजह से उतने फोर्स से, उतने एक्सेलरेशन से चल पा रहे हैं कि नहीं, तो पता लग जाएगा। अगर चल पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो इनके बीच में स्लिपिंग नहीं होगी। सबसे पहले ऊपर वाला देखता हूं क्योंकि वो सबसे आसान है। ऊपर वाले को अगर आगे चलाना है, इकलौता फोर्स है केवल फ्रिक्शन का जो इसको चला सकता है ना, तो इस पर फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू 3m इंटू जी, बट इसका खुद का मास 3m है, तो इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, कहने से वो म्यू जी होता है। समझ में आ रही ना कहानी डायरेक्टली, तो वो म्यू, क्योंकि इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो म्यू इंटू 3m इंटू जी, बट अपॉन खुद का मास 3m, तो म्यू जी, तो म्यू का काम है 0.2 और जी का काम है 10, या जी के टर्म्स में भी बात कर रहे हैं अभी, तो 0.2 इंटू जी। इसका एक्सेलरेशन था 0.4, कॉमन अगर चलाना था तो भाई वो चली 0.2 से पा रहा है, 0.2 जी से, वो 0.4 से चल ही नहीं पाएगा बेचारा, देन गारंटीड इसके और इसके बीच की हुई स्लिपिंग। समझ रहे हो क्या क्या कहानी की बात हो रही है। इसको फ्रिक्शन जो चला सकता था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन था से, वो था नंबर 0.2 जी, और अगर इन तीनों को साथ में चलना था तो उनका कॉमन एक्सेलरेशन था ये वाला। फ्रिक्शन उसको चला ही नहीं पा रहा है, तो फॉर श्योर इन दोनों के बीच की स्लिपिंग हो रही है। तो पहले वाले पार्ट में नहीं, पहले वाले पार्ट में नहीं, फ्रिक्शन फोर्स ये सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाला पार्ट पहले बता रहा हूं। फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए, अगर ये तीनों साथ में नहीं चल रहे हैं, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रही है, देन फॉर श्योर इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो मैक्सिमम लग रहा होगा। वो मैक्सिमम कितना होगा, इसकी बात हो रही है ए की, तो कितना 0.2 इंटू उसका खुद का मास 3m इंटू जी, तो ये आएगा 0.6 mg इज द आंसर ऑफ सेकेंड वाला पार्ट। ये सेकेंड वाले पार्ट की बात हो रही है यहां तक सही। फ्रिक्शन फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अच्छा, अब मैं एक बार सी को डिस्कस करना चाह रहा हूं। अगर मैं सी को ध्यान से, ऐसा हो सकता है यार कि यार ये इन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो बट ये दोनों साथ में चले, ऐसा भी तो हो ही सकता है। तो ये चेक कर लेते हैं इन दोनों को, अगर इसको देखा जाए केवल इसको, तो इसको हम कैसे देखें। अब एक काम करते हैं, इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, कहना इसे उसका जो रिएक्शन पेयर है वो बी पर पीछे की तरफ लगेगा। तो अगर इसको देखूं तो इस पे लग रहा है 0.6 mg पीछे फॉर श्योर, क्योंकि इनकी स्लिपिंग तो पक्का चालू हो गई है। इस पर टी आगे लग रहा है, तो अभी इन दोनों को सिस्टम मान रहा हूं। इसके साथ अगर एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश, मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं, फ्रिक्शन बहुत ही कम है यार। मुझे लगता है सब जगह स्लिपिंग हो ही रही होगी यार, ये कोफिशिएंट इतना कम दिया गया है। अच्छा, अगेन मैं आइडिया बता रहा हूं भाई, अगर तुम ये काम करोगे ना तो पक्का फिर से नहीं आएगा। वो कोफिशिएंट इतना कम है, वो साथ में चल नहीं रहे होंगे, वो हर जगह ही स्लिपिंग हो रही होगी। ऐसा हो रही है ना, है ना यार। अच्छा, ये सेम काम जो मैंने तीनों के लिए किया है, अब इन दोनों के लिए करके देखना, तो स्लिपिंग फिर से आएगी, मतलब हर जगह स्लिपिंग हो रही है। तो इस पे टी आगे लग रहा है, इस पे भी स्लिपिंग हो रही होगी। तो हमें अब सेकंड पार्ट सी ड्यू टू बी, सी ड्यू टू बी, इसकी वजह से कहने से इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा, इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो होगा म्यू इंटू 5 m का फैक्टर, म्यू का काम कर रहा है 0.2। इन दोनों के बीच का जो ये वाली लाइन है, यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसके ऊपर टोटल मास इंटू जी विच इज 5। अच्छा, ये कट गया। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया mg। सेकेंड आ चुका है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, ये आगे जा रहा है, तो t माइनस यहां पे कितना फ्रिक्शन आ रहा है 1 mg। ओके, हाँ, तो इस पे ये आगे की तरफ स्लिप हो रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन, तो इस पे t आगे 1, इन दोनों पे फ्रिक्शन मिलाकर हुआ 1.6 mg। यार वो भी क्यों करे यार, इन दोनों को साथ में कर लेते हैं ना। एक मिनट, वो भी मत करो, और इजी क्या, हमें ये पीछे वाला फोर्स, नीचे वाला फोर्स तो फिक्स हो चुका है, तो 6 mg आगे, केवल इसकी बात कर रहा हूं, इस पर ये पीछे मिलाकर 1.6 mg इधर,
और ये दोनों को साथ में चलना जरूरी है बिकॉज दे आर अटैच विद द रस्सी। तो अपॉन इन दोनों का टोटल मास विच इज 8 है, ये आएगा एक्सेलरेशन इसका या फिर उसका। ये कितना है? 0.55 mg। mg क्या है? 5.5 मतलब। ओके, कंसेप्चुअली समझ में आ रही कहानी क्या है? पक्का? तो वो 3 ब्लॉक या जितने भी ब्लॉक हैं इवेंचुअली देखो कि कितनी जगह स्लिपिंग हो रही है, हर बार कंसेप्चुअली यही है ना? स्लिपिंग पता लगता जाता है, फिर दोनों को कंबाइन करते हो वो हर बार करना ही है। अच्छा, कुछ डाउट लग रहा है? बोल। पक्का? श्योर? यार ये प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है शायद करा है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। तो जब मैं ये कराया है ना, क्या पूछा था इसमें? टी नहीं, अब मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। टी निकलवाया है ना? अच्छा, तो सवाल यहाँ पे ये दूसरा है फिर। ओके, अच्छा मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, अगर कराओ एक बार बताना। ओके सुनो, अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर 12, हाँ, सस्पेंडेड बिटवीन 2 फिक्स नेल A and B as shown in figure. The ropes makes an angle of 37 डिग्री, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। हमें बोला गया है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोप एट लोएस्ट पॉइंट। ये पता है ना, ये कराया है। ओके, तो फिर ये वाला प्रॉब्लम है ऐसा कुछ, हाँ नहीं दोबारा नहीं करना, करा है ना? कैसे निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर? बोल दो एक बार। हमें बोला गया रेडियस ऑफ कर्वेचर एट लोएस्ट पॉइंट बताना है, याद है? टेंशन निकालने के बाद रेडियस ऑफ टेंशन तो एक वन ऑफ द पार्ट है जो जेई में पूछा गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे? किसी को याद है क्या? मतलब करा है ना, जस्ट आस्किंग। हाँ, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ यही वाला आर डी थीटा मान के, है ना? करा है यार, अब एक बार देख लेना चाहिए। वाला प्रॉब्लम करा हुआ है, किया है। अच्छा, तो वो नीचे वाले पॉइंट पे ना, वो बस कंसेप्ट ये था वहां पे, इस छोटे पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे, ऐसा वाला एलिमेंट लेते थे डी थीटा वाला, और इस छोटे पार्ट का एफबीडी बनाते थे, ठीक है? तो वो आर डी थीटा और वो उसका डीएम मास इंटू जी उसके हिसाब से था। ओके, ये सुनना ध्यान से। अगर प्रॉब्लम, अ कॉलर ऑफ मास m, ये भी करा हुआ है। अच्छा, ये वाले फिर ऑर्डर में करे हुए हैं। ये वाला करा है, इसके बाद वाला एक बार और बता दो जरा। हाँ, इसके बाद आज का लास्ट ही था, वो लास्ट प्रॉब्लम था ये आज का। अच्छा, ओके, वो लास्ट प्रॉब्लम था। ओके, तो फिर आई थिंक ये वाले नहीं करें। हाँ नहीं, वही मैं देख रहा था, इसके बाद नहीं था ना, यही लास्ट था ना। तो ये फ्रिक्शन, अच्छा एक मिनट, पता नहीं यार अब। ओके, अच्छा पता लग जाएगा यार, एक मिनट। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, okay, problem is a uniform rod rope of mass m, length L is lies on a horizontal floor as shown in figure. Surface is smooth for x less than 0. ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस दिया गया है, इसके पीछे वाला पूरा पोर्शन स्मूथ है, ठीक है? इसके आगे वाले फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज गिवन एज म्यू फॉर x ग्रेटर देन 0। उसके बाद म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है? इफ अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज बीइंग अप्लाइड हुज वैल्यू इज गिवन एज म्यू mg, ये कांस्टेंट फोर्स उस पर लग रहा है एक्टिंग ऑन द रोप, फाइंड द स्पीड ऑफ द रोप व्हेन इट क्रॉसेस। ओके, मैं एक बार पूरा प्रॉब्लम रीड कर रहा हूं। अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m, लेंथ L लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एज शोन इन फिगर। सरफेस इज स्मूथ फॉर x लेस देन 0 and has a coefficient of friction mu for x greater than 0. If a constant horizontal force mu F is equal to mu mg starts acting on the rope as shown in figure, find the speed of the rope when the rear end crosses x is equal to 0.
इस पे फोर्स लग रहा है, जब ये रियर एंड क्रॉस करेगा ये वाली जगह को, हमें स्पीड ऑफ द रोप बताना है। सवाल इज क्लियर? जो कहानी लिखी है मैं बेटर समझा देता हूं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, जो हमारी रस्सी है या रोप है, वॉट एवर ब्रॉड है, वो x लेस देन 0 पर है और पूरी सरफेस वहां पे स्मूथ है। यहां के आगे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है म्यू। इसको हम एक कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू म्यू mg से हम खींचना स्टार्ट करते हैं। तो ये आगे जाएगा, फाइंड द स्पीड ऑफ द रोप व्हेन रियर एंड क्रॉसेस x इक्वल टू 0 वाली जगह, है ना? ओके, नहीं क्विकली वर्क डन बाय ऑल फोर्स, एक बार समझते हैं कि क्या हो सकता है सही, आई एम नॉट श्योर, है ना? सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा वैलिड है? यस यार, प्रीटी मच वैलिड है। यस, ओके कूल। तो तुमने इसका वर्क निकाला, होल आइडिया जो तूने भी शायद करा वही सेम। हाँ क्या एक सेकंड, हाँ तो वही पारसी चुप, हाँ नहीं फिर से वर्क डन बाय फ्रिक्शन बता दो। अच्छा, सो व्हाट ही डिड, वो शायद एक बेसिक गड़बड़ हो सकती है या हो सकता है सही, आई एम नॉट श्योर। जब ये पूरी रस्सी इधर पहुंच जाएगी तो क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, इसके वर्क डन में तो बिल्कुल तकलीफ नहीं है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है? ओके, हाँ अब बता दो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तुमने वो लॉजिकली आंसर क्योंकि मैच हो रहा है वो तो चलो हो भी, हाँ अब बोलो। इसका लॉजिक बताना पड़ेगा, हो सकता है सही हो। एक सेकंड, म्यू mg, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हाट ही डिड वाज म्यू mg करा कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये फ्रिक्शन का, है ना, और इनटू L/2 करा। मेरे दो सवाल हैं, उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करो, हो सकता है सही हो जाए। तुमने बोला म्यू mg फ्रिक्शन लग रहा है, सो यू आर अज्यूमिंग कि फ्रिक्शन पूरे में लग रहा है। जब ये रॉड यहां से धीरे धीरे आगे जा रही है तो फ्रिक्शन कब लगना स्टार्ट हो रहा है? पूरा, ये जो पूरा नंबर लग रहा है वो लग रहा है जब ये पूरी रॉड यहां आ गई और तुमने उसको L/2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब यू आर अज्यूमिंग फ्रिक्शन टू बी कांस्टेंट, और तुमने कुछ सेंटर ऑफ मास सोचा, बट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड तो अभी भी L मूव हो रहा है। अगर तुम ऐसा सोचो, तुमने तुम्हारे L/2 का लॉजिक क्या है? यहां सेंटर ऑफ मास था, एक मिनट आ रहा हूं, यहां L/2 था तो सेंटर ऑफ मास तो अभी भी L मूव किया, इफ यू आर थिंकिंग दैट वे। हाँ तू बता तुम्हारा लॉजिक क्या है? पॉइंट मास इन, नहीं एक मिनट फिर से कंसेप्ट, एक बार गो बैक टू द डेफिनेशन। L/2 पे तुमने सेंटर ऑफ मास लिया, ओके? नहीं हाँ तुमने L/2 पे तब वो L/2 ही क्रॉस करेगा, एक्ट करेगा, बिकॉज़ हमें उसका एंड पॉइंट जो है उसको हमें पूरा L मूव करवाना है, तो L/2 भी मूव करेगा। डेरिवेटिव नहीं है, पूरा L मूव कर रहा है, बट सेंटर ऑफ मास को L/2 सुनने मुझे तो समझ सर वो बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास का जो पार्ट है लेंस से वो सिर्फ फ्रिक्शन L/2 की एक्ट कर रहा है ना, ऐसा बोल रहा है। ओके, हमें जब सेंटर ऑफ मास जब वो क्रॉस हो रहा है तब वो L/2 मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास तो L मूव कर रहा है। अच्छा मुझे अभी नहीं समझ आया, फ्रिक्शन इज ओनली एक्टिंग फॉर L/2। हम नॉट, इस स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा, फिर से बोलो एक बार। पूरा L ट्रैवल कर रहे हो, पूरा सेंटर ऑफ मास का, हाँ हाँ हाँ, बट आधा तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा ना, तब आप क्यों L/2, तब आप क्यों आधा फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। आधे उसके वर्किंग में अगर मैं कहीं चल रहा हूं, इफ आई एम वर्किंग ऑन अ स्मूथ सरफेस, ओके, अगर मैं इस डिस्टेंस चल रहा हूं तो हाँ मैं समझ गया, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि तुम, अच्छा व्हाट ही इज सेइंग इज कि ओरिजिन के पहले L/2 है सेंटर। नहीं मैं समझ गया, तो तुम ये जो अब मुझे नहीं पता, नॉट श्योर, तुम ये बोलना चाह रहे हो मैं पूरे मास को यहाँ पे ही मान लिया, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तब तक प्रैक्टिकली मूव ही नहीं कर रहा है, और फिर जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो वो L/2 मूव कर रहा है, ये बोल रहे ना? नहीं बट लेकिन मुझे एक चीज बता कि जब ये पार्टिकल सॉरी रॉड जब ये यहाँ से बीच वाली सिचुएशन में आई, ये वाली सिचुएशन में आई जब, है ना, तब फ्रिक्शन इतने पार्ट पे एक्ट कर रहा है। वो तो है, नहीं बट यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का जो बेसिक डेफिनेशन है ना, सुन तो हाँ मतलब हाँ वही मैं हाँ वही मुझे भी लग रहा है, बट ये आंसर आ रहा है, ये वैसी वाली चीज है 1 - 1/2 इज ऑल्सो 1/2, हाँ वही वो 2 का फैक्टर है इसे। अगर आप इंस्टेड ऑफ
पूरा उसको खींचने से अगर आधा में खींच लें तो भी आंसर मैच होगा सर अगर L हाँ वेरी गुड लॉजिक ओके अगर कि अगर हाँ तो सर वैसा नहीं होगा क्योंकि L/2 हाँ तो अच्छा एक मिनट वेरी गुड दिस इज इसको अगर जस्टिफाई कर देंगे तो हो जाएगा हाँ ओके जस्टिफाई कर सकते हैं मेथड से हाँ ओके फेयर इनफ देख ओके सो व्हाट यू आर सेइंग इज हाँ एक नहीं नहीं ये बेटर तरीका है अगर हम पूरी रोप की जगह आधी रोप खींचे आधी रोप एक मिनट हाँ वो तो इसमें सिमेट्रिक है अरे सुन ना हाँ। अभी रॉड की जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज लाइक रॉड सिमेट्रिक है L/2 हाँ तो अगर L/2 प्लस x ट्रैवल कर रहा है रॉड के बाद वाले पॉइंट तो L/2 माइनस x ट्रैवल करेंगे रॉड के लाइक लेफ्ट साइड के पॉइंट हाँ नहीं नहीं ठीक वो मैं समझ हाँ फेयर फेयर लेकिन नहीं नहीं अगर पूरा रॉड लाइक उसके यहाँ पे आ गया तो इसीलिए हम नहीं मैं सेंटर ऑफ मास लेके बोल अच्छा तू जस्टिफाई करना चाह रहा है अच्छा नहीं तो मैं ही बोलूँ अच्छा नहीं नहीं अच्छा लेकिन इसमें प्रॉब्लम वही वाली एक ये प्रॉब्लम है तो अगर मैं बोलूँ कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉड अगर वो रॉड केवल L/2 मूव करे ठीक है तो तुम्हारे हिसाब से आंसर सेम आना चाहिए नहीं सर हाँ, वहाँ पे एक सेंटर मिनट ऑफ मास इसका मैं वो बता रहा हूँ तुम्हारे हिसाब से अगर मैं रॉड को यहाँ से यहाँ पूछूं तो तुम क्या बोलोगे फिर सेम आंसर बोलोगे नहीं तुम्हारा आंसर फिर ये होगा ना μmg इंटू L/2 जो इसका वर्क डन है और फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन अब तुम क्या बोलोगे तो वो गड़बड़ है कि नहीं है तो एक तो पहले ये तो सेंटर मास का कंसेप्ट एक बार समझाना चाह रहा हूँ हाँ एक सेकंड बस एक मिनट इसको क्लियर कर दूं मैं समझ सुनो अदे तेरी बात एक मिनट अच्छा अभी रुक जाने के लिए अरे मैं बट दिस डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट मैं सुनो तो एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास एक कंसेप्ट है ना तो कंसेप्ट क्या है वो कि वेयर वी कैन अज्यूम द होल मास टू बी कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम्ड पहला वर्ड इंपॉर्टेंट इज अज्यूम्ड क्या रियलिटी में मास है वहां पे नहीं सो दैट वी कैन अप्लाई ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट ओनली क्योंकि न्यूटन्स लॉ ओरिजिनली वैलिड मैं एक मिनट आ रहा हूं ओरिजिनली वैलिड था इसके लिए ना है ना तो अगर दुनिया में बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो वो कौन से एक्सेलरेशन होगा तो वो कंसेप्ट केवल एक कंसेप्ट है वो कहीं पर हमारा डायरेक्टली काम कर रहा है कहीं पर नहीं कर रहा है तो वो लॉजिकली तुम जो यहाँ पे लगा रहे हो तो वो या तो हर जगह फिट इन हो तब हम बोले वो जनरलाइज है तो वो आधे पे तो वैसे ही काम नहीं कर रहा है तुम्हारा हाँ अब बताओ हाँ एक बार प्लीज अब ये प्लीज ये डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई नॉट टू डू इट ये मैं बहुत बार क्लास में इन जनरल बोलता हूँ हाँ अब बता एक बार अभी अगर सिर्फ आपने आधा रॉड मतलब सेंटर ऑफ मास x = 0 यहाँ पे आया हाँ तो फिर अभी ये सिमेट्रिक है अबाउट Left or right? L/4 फ्रॉम इनिशियली L/4 फ्रॉम x = 0 लाइक माइनस L/4 इस सेकंड वाली सिचुएशन में वो राइट में जो L/4 डिस्टेंस हाँ हाँ L/2 है वो उस पॉइंट के बाद हम m/2 लेंगे m/2 होगा और फिर μmg/2 इनटू वो जितना डिस्प्लेस हुआ है आफ्टर फ्रिक्शन स्टार्ट्स हुआ है वैसा लेंगे जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं एक बार वापस बोल रहे हैं थोड़ा सा हाँ एक बार सर वो जो L/4 वाला लाइक x के नेगेटिव में L/4 डिस्टेंस पे वो L/4 नहीं L/2 बोल रहा है तू L/4 बोलिए क्योंकि यहाँ पे बीच में L/4 आ रहा है जो इन दोनों के बीच में हाँ L/4 डिस्टेंस सारा पॉइंट ये हाँ क्योंकि इस केस में जब आधा ही रॉड लाइक उधर जा रहा है तब बीच में लाइक फ्रिक्शन लाइक एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में जहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है यहाँ पे नहीं कर रहा उसके बीच वाला पॉइंट वो L/4 हुआ ओके उस पे m/2 लेंगे ओके mg/2 मैं समझ गया। फ्रिक्शन चालू होने अच्छा मैं समझ गया लेकिन इस केस में क्या ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो लीनियरली हो रही है कहानी मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये इसको चेंज कर दूं वेरिएबल मास होता है या फिर मैं इसको वो इंटीग्रेट कर दूं सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट नहीं काम कर रहा है बट फिर सिमेट्रिक है ना उसके अबाउट तो ये तो फिर वैसी वाली नहीं तो समझो ना ध्यान से वो लीनियर है नहीं आ जाएगा क्योंकि वो लीनियर नहीं वो हेम समझो वो ध्यान से क्योंकि वो लीनियरली वेरी कर रहा है इसलिए बट वो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं है वो है बिकॉज ऑफ द लीनियर हाँ मैं समझ गया तो वो कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास का नहीं है वो है लीनियरली क्योंकि वेरी हो रहा है इस वजह से हो रहा है तो कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास का जब तुम बोल रहे हो ना तो आइडियली इट हैज टू बी हाँ नहीं मैं समझ गया वो लीनियरली वैसी वाली चीज है कि वो दिस प्लस दिस बाई 2 काम कर जाता है अगर कोई चीजें हाँ क्योंकि लीनियरली वेरी होता है तो समथिंग प्लस समथिंग बाई 2 एवरेज में काम करता है वो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्योंकि सेंटर ऑफ मास का लॉजिक ना केवल वो उस जगह पे लग रहा है जहां पर हम एक हाइपोथेटिकल पॉइंट पे अज्यूम कर रहे हैं F = ma लगाने के लिए यहां पर वो काम नहीं करेगा लॉजिकली हम आंसर जस्टिफाई नहीं करना चाह रहे हैं वही तो जो तू बोल रहा है वो कर जाएगा मैं समझ गया बट वो क्यों लीनियरली जब तक होगा तब फेयर है ना लॉजिकली समझी ना कहानी ये प्लीज अब ये समझना बहुत जरूरी अगेन आई एम रिपीटिंग कि हो सकता है ये सही हो जाता
है ना, बट अभी भी मुझे थोड़ा सा अभी भी एक बार मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, बट ऐसा लग रहा है मुझे कोई कंसेप्चुअली वो फिट नहीं हो रहा है। अच्छा एक बार मैं सबको बता दूं जिसका इसका नहीं है, सुनो एक बार ध्यान से। सुनो यार, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो अलग अलग जितना पोर्शन हमारा अंदर जा रहा है, तो किसी एक जनरल टाइम पर हम इसका डायग्राम बना रहे हैं। जनरल टाइम पे लेट्स से कि हमारी रॉड एक्स अंदर चली गई, तो कहना है से केवल इस एक्स पोर्शन पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, और वो कितना लग रहा होगा उस एक्स पोर्शन पे फ्रिक्शन, वो एफ लग रहा होगा, जो भी म्यू इनटू इसका मास एक्स लेंथ का मास क्या होगा